अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह बखैर पाकिस्तान, खुश आमदीद पाकिस्तान। सुबह की सोच में मैं हूं मुनीब हामिद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ सोनिया लोधी। अभी सामने हमारे कैमरामैन अभी हैं, इसलिए मैं हाथ हिला रही थी, भूल गई मैं लाइव हूँ। ये चलता रहता है, ये लाइव शो का मजा ही कुछ और होता है। और इसी तरीके से जो है देखें, सलाम करना तो जरूरी होता है ना, चाहे वो लाइव हो या फिर आप रिकॉर्डिंग में सलाम कर रहे हो। तो जैसे साजिद भाई सामने आए, मैंने कहा ये भूल गई मैं लाइव हूँ। साजिद भाई की बत्ती सी निकली हुई इतनी बड़ी, माशाल्लाह से बड़े अच्छे, बड़े प्यारे हैंडसम भाई हैं। कभी उनको भी कैमरे के सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल गुजरते रहते हैं कभी कभी जो है ना, कभी छुप छुप के हमें नीचे से बिस्किट पकड़ा रहे होते हैं, आप लोगों को दिख नहीं दे। और स्पेशली हम शुमाइल को लेके आएंगे आपके सामने किसी दिन। शुमाइल को लेके अपनी पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह, पूरी टीम के साथ हम आएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह करवाएंगे आप बिल्कुल लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज कौन सा दिन है जी? आज जो है वो बुध का, बुध है, वेडनेसडे है। इतनी तेजी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चलता। लगता है कि पता नहीं कितनी पुराने दिनों की बात है कि हमने ईद की थी। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही है। अब माशाल्लाह से हमारा प्रोग्राम जो है माशाल्लाह से 2 महीने का हो गया, अब तो चलने भी लग गया है। चल तो पहले ही सीख रहा है, अब दौड़ रहा है माशाल्लाह से। चल ये अच्छा था। सुबह सुबह जिम लगा के आइए और कोई ज़्यादा वजन उठा लिए सोनिया ने, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रोग्राम के हमेशा आगाज़ के अंदर ख़वातीन हज़रात हमारी कोशिश होती है कि एक लाइवली से आगाज़ करें, बेशक क्योंकि आगे दुखी खबरें होती हैं, बड़ी अफसोसनाक खबरें भी होती हैं कुछ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें आप लोगों के साथ ना शेयर करें, पॉजिटिव रहें। बिल्कुल ऐसा और उसी पॉजिटिविटी के अंदर जो है हम लोग आप लोगों के साथ एक स्कीम है, हमने ना एक स्कीम डिज़ाइन की हुई है स्पेशली। हम चाहते हैं पूरा पाकिस्तान उस स्कीम का हिस्सा बने। वो स्कीम क्या है जी? जी, एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि छोटी सी जो नेकी है वो आपको करनी है, जानबूझ के करनी है। जैसे कि मुनीब डेली बेसिस पे कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि जानबूझकर गुनाह तो कर देते हैं, झूठ बोल लेते हैं, दिल आज़ारी कर लेते हैं बगैर सोचे समझे, बहुत काम ऐसे हो जाते हैं। तो क्या ही बात होगी कि अगर आप जानबूझकर छोटी सी कोई नेकी करें, चाहे वो एक चिड़िया को, किसी छोटे से परिंदे को पानी पिलाना ही क्यों ना हो, अपनी गाड़ी रोक के किसी बुजुर्ग को या किसी जल्दी जाने वाले को रास्ता देना क्यों ना हो, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटी छोटी सी नेकियां होती हैं। अगर कोई खातून आपके सामने से आ रही हैं तो अपनी निगाहें नीचे कर लें, ये भी एक नेकी है। बिल्कुल, उसको घूर के उसको कत्ल ना कर दें, उसका घूर के कसम से। वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था ना, तो वो इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि हमारी जो औरतें हैं, हमने उनकी इज्जत करनी है, हमने उनको ऐसा फील करवाना है कि वो पाकिस्तान में रात के 3 बजे भी अगर वो निकलें वॉक करने, किसी भी काम से बाहर निकले, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उनको इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सिक्योर फील करें। ये हम लोगों की जो है वो जिम्मेदारी है। क्यों भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पेशली अगर आप सड़क पर होते हैं तो जो ख़वातीन दूसरी तरफ आपके आसपास अतराफ में गाड़ी में होती हैं, तो खुदा के लिए उनको झांक झांक के पागल ना कर दिया कीजिए और उनको फॉलो करना बंद करें। ठीक है, आपने देख लिया, आपको अच्छी लग रही है, वहीं पर देखिए, बात ख़त्म हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की, पूरी आगे तक जाने की, बंदी को परेशान करने की। प्लीज़ खुदा के लिए ऐसा ना किया करें। वो कहते हैं ना कि एक नज़र माफ़ है, तो इसके ये मतलब नहीं कि 4 घंटे वो एक ही नजर जमा लेते हैं, यही माफ है, इसी को जमा करके 10 मिनट पागल कर दो बंदी को। तो ये ना करें, ये ना करें, ये ना किया करें। पाकिस्तानियों इंसान बन जाएं और ये ना किया करें, औरतों की इज्जत करें, उनकी हिफाजत करें। बहरहाल जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के फुल ऑन शो में हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में ना अहल करार हो गई हैं। सोनिया, आपकी डिग्री जेन्युइन है? देखिए, डिग्री होती है, चाहे जाली हो या बिल्कुल डिग्री होती है। ओके जी, पाकिस्तान की बरामदात में मुसलसल 10वें महीने लो हो गया है, तनज़्ज़ुली है और जून में 19% जो है वो मजीद घट गई है। ये कहाँ कौन सी घटती है चीज़ें, मुझे समझ में नहीं आती हैं। वैसे ये पाकिस्तान में जब चीज़ें कम होती हैं तो तरक्की ज़्यादा होती है, ये यहाँ का लॉजिक है। बहरहाल इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है 10 रुपये 55 पैसे सस्ता हो चुका है और IMF मुआहदे के बावजूद जो है मूडीज़ का जो है उन्होंने खदशात जो है जाहिर किए हैं कि पाकिस्तान को रवां माली साल में जो है 25 अरब डॉलर कर्ज की जो है अदायगी करना है। 25 अरब डॉलर की कर्ज की अदायगी करनी तो है। तो बस हम सिर्फ कर्ज ही लेते रहते हैं, वापस कभी करते नहीं। वापस भी तो करते हैं। बहरहाल जी, 7 जुलाई को योम तक़द्दुस कुरान पाक जो है मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म
मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज की जो कॉल है बड़ी अच्छी है, मुस्बत कॉल है। बिल्कुल। फ्रिज और फ्रीजर में स्टोर किए हुए गोश्त का इस्तेमाल करने का वक्त हुआ जाता है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक शेफ से जो आपको गोश्त की लजीज डिशेस बनाना सिखाएंगी। अब जहां पर खाने की बात हो रही है वहीं स्पोर्ट्स को हम कैसे भूल सकते हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मायानाज स्क्वॉश प्लेयर से जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और फिल वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन 4 खिलाड़ियों में शामिल किए जाते हैं। खाने की और खेल की जहां पर बात हो रही है वहीं पर बात होगी आर्ट की। फिल्म मेकर एहसन मिन्हाज, जी हाँ बिल्कुल, अला यार एंड 100 फॉलोअर्स नॉट फ्लावर्स ऑफ गॉड जो है हमें ज्वाइन करेंगे और इस पर बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म्स के हवाले से। एहसन मिन्हाज ने क्या मूवी बनाई है और स्पेशली अरब में ज़बरदस्त क्या मूवी बनाई है जी, क्या मूवी बनाई है जी। बहरहाल जी आगे चलते हैं और अब न्यूज़पेपर का आगाज़ करेंगे और साफ की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीर की खुसूसी हैसियत कम करने के खिलाफ दरख्वास्तें जो हैं 4 साल बाद जो है समाअत के लिए बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। 4 साल बाद, क्या बात है जी, भारत की क्या ही बात है। इसीलिए मैं इन लोगों को डेप्रिशिएटिंग डेमोक्रेसी कहता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी। और नेक्स्ट हेडलाइन क्या है जी? मसाइल का हल, आलमी यकजहती, दुनिया में अमन के लिए कश्मीरियों का हक और इतना मुश्किल सा लफ्ज़ लिखा हुआ है, यकीनी बनाना, मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के हौसला शकनी करनी होगी, ये वजीर आजम ने कहा है। बिल्कुल जी, आसान है। स्वीडन में जुमे को एहतजाज और यौम तक़द्दुस कुरान पाक मनाने का हुकूमती ऐलान किया गया है और शरई बैंककारी को ज़बरदस्ती लागू नहीं किया करेंगे और बैंकों का जो है मुआवजा जो है वो नज़र रखा जाएगा और ये कहा है जी स्टेट बैंक ने हमारे। और अब जो है और अब हुआ जाता है वक्त ब्रेक का, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सुबह की सोच को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ये सेगमेंट चलें, चल वेलकम बैक जी। कवती रोज रात सबकी सोच में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और जाली डिग्री पकड़ी गई है जी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की और उनको जो है नाअहल कर दिया गया है। इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। उनको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग आप दोनों को भी और हमारे देखने वालों को भी। वेलकम टू द शो सर। बड़े कम एंकर रह गए जिन्होंने अभी तक मुस्टैश रखी हुई है। अच्छा, ये तो मुझे आप दोनों को देख के, वैसे हमारा आपको पता है जो हम थोड़े सहाफ़ी होते हैं लेट उठते हैं ना, तो आज मुझे जल्दी उठना पड़ गया। तो आप लोगों ने जब स्टार्ट लिया तो मुझे आप लोगों को देख के बड़ी एनर्जी आई, साथ में आपने काफ़ी भी पिला दी जो आपने बताया कि ताज़ा बनी हुई है। तो उसकी वजह से मैं भी आप लोगों की तरह ना, तो जैसे आपने स्टार्ट लिया ना कि मूंछों के बाद आप दोनों को देख के मैंने कहा मूंछें मेरी मैंने तो आज सुबह ही शिकायत की थी। मुझे लगा मेरी भी मूंछें थोड़ी सी रह गई है क्या? मैंने सुबह थ्रेडिंग कर रही थी मैं अपनी। सब बता दें। अच्छा नहीं, ये एक टाइम होता है, ज़ाहिर बात है। आप अभी थोड़े अर्से के बाद आप भी मुझे रख लेंगे। तो पहले मैं भी, इसके पीछे क्या पहले मैं भी, ये फिर आपको बताऊंगा किसी को। अच्छा सर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान डिग्री जाली निकली सर। जी सर। अच्छा, आपको पता है डिग्रीज वाला मामला तो यहाँ पे हमारे यहाँ बड़े अरसे से चल रहा है। जब से मुशर्रफ साहब ने ये किया था ना कि जी होनी चाहिए तालीम BA, उसके बाद ये डिग्रीज वाले मामले को थी तो बड़ी अच्छी बात, इसलिए कि ज़ाहिर बात है पढ़े लिखे लोग आएंगे पार्लियामान में तो कोई अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, कोई पढ़ी लिखी बात होगी, ये सोचा गया था। बट उसको अजीब व गरीब तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले तो ये था कि कुछ लोगों ने कुछ जाली डिग्रियां बनवा ली खुद आने के लिए, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को आगे कर दिया और वो जो हमारे यहाँ एक पॉलिटिक्स है वो चलती आई। बट स्पेसिफिकली अगर इस केस की बात करें तो इनका जो है मामला ये उसी का मुझे तसलसल लग रहा है जो मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतों वाला मामला हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद वो रह गया था एरिया जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उसमें ये जो जाली डिग्री वाला केस था ये कुछ अर्से से चल रहा था। अच्छा। पीपल्स पार्टी के एक रुकन थे, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी और उन्होंने कहा था कि जिन्होंने जो लॉ की जो डिग्री है वो इनकी जाली है।
बहरहाल ये चल रहा था। फिर उसके ऊपर पहले 2 रुकनी बेंच ने सुना, फिर उसके ऊपर इन्होंने ही दरख्वास्त दी थी वज़ीर आला साहब ने कि जी लार्जर बेंच बनाया जाए। फिर वो एक लार्जर बेंच बना और इंसाफ फिर इनको तो फिर इनको जो है 13 जून तक दी गई थी मोहलत कि जी आप जो है अपना जवाब जमा करवाएं कि आपकी डिग्री असली है या जाली है। वो जो आप कह रहे हैं डिग्री तो डिग्री होती है। वैसे शाहिद साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक सवाल है, जब ये डिग्री सबमिट हो रही होती है तो अटेस्ट होती होगी, देखा जाता होगा, तो उस वक्त नहीं पता चलता कि जो आई हाथ में वो डिग्री जाली है? मतलब इतने दिन गुजरने के बाद उनको याद आता है कि ये डिग्री जो आपने उस वक्त जमा करवाई थी जी वो अब जाके जाली निकली, तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? असल में हमारे यहाँ मसला यही है। इसको अगर दूसरे तनाजुर में देखा जाए, देखें हमारे यहाँ कुछ सिस्टम्स ऐसे बने हुए हैं, पहले डिग्री जमा करवा दी जाती है, बंदा इलेक्ट होकर आ जाता है, असेंबली में बैठ जाता है। मैं आपको नहीं मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपकी पार्लिमान की रुकन हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, शाजिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको पता है वो 10 साल से डिग्री का उनका केस चल रहा है और उनका ये नहीं पता क्योंकि उन्होंने किसी और शाजिया नामी खातून की डिग्री जमा करवाई हुई है। वेरी गुड वेरी गुड। उनका केस 2 दफ़ा वो असेंबली की मेंबर बन के भुगता चुकी हैं क्योंकि अभी ख़त्म होने वाला है ये भी, ठीक है। और उनकी डिग्री भी जो उनके ऊपर केस है कि किसी शाजिया नामी खातून की, उनकी अपनी डिग्री नहीं है। तो जब केस चलने होते हैं तो 10-10 साल चल जाते हैं। जब कोई मामला निपटाना होता है तो 10, क्योंकि 13 जून तक इनको टाइम दिया गया था और आपको पता है 3 जून को इनका फैसला 3-4 जून को कर दिया गया, तो 10 दिन पहले भी फैसले इस तरह आ जाते हैं। तो क्योंकि तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत थी, जो बेन मामला था उसको अब ज़ाहिर बात है जब ये हुकूमत ख़त्म होती है उसके बाद भाग दौड़ शुरू हो जाती है, जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है, बारगेनिंग, पैसे दे के लेना देना सब कुछ, वो कल से शुरू हो गया है वहाँ। अब वहाँ पर दूसरा जो मरहला शुरू हो गया वो ये है कि वहाँ पर अब कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है उनकी हुकूमत बने। बिकॉज कल एक खिताब भी किया वहाँ पे जो अब साबिक हो चुके हैं वज़ीर आला ने, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी इस दौड़ में बहुत ज़बरदस्त शामिल है। आपको पता है जैसे उन्होंने कराची का इलेक्शन जीता है, वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में हमने वैसे ही इलेक्शन जीत सकते तो ठीक है ना। तो अब वो गिलगित बल्तिस्तान में भी लगे हुए हैं और वहाँ पे हुकूमत बनने की अब दौड़ है। वज़ीर आला कह रहे हैं कि जी मैं तो अब देखूंगा पार्टी के किसी और को मौका मिलना चाहिए, और वो बड़े होपफुल हैं कि शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी। बट डिपेंड्स कि हुकूमत बनाने वाले किसकी बनाते हैं और क्या मामला आगे क्या चलता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी। हुकूमतें तो देखते हैं किसकी बनती है, लेकिन खुदा दे वास्ते इलेक्शन टाइम तक करा दो, इलेक्शन करा, क्योंकि ये इलेक्शन वाहिद हल है। इलेक्शन के हवाले से भी आपको वैसे इसे मेरी तजिया समझ ले, इलेक्शन कम से कम इस साल तो नहीं हो रहा। नहीं करे ना, वैसे मैं होता नजर नहीं आ रहा, होता नजर नहीं आ रहा। वैसे सर मैं एक अभी ईद शो में गई हुई थी, इनवाइटेड थी मैं, तो वहाँ पर एक टैरो कार्ड रीडर थी, उनसे कहा गया कि आप ज़रा कार्ड्स निकालें ना। तो सबसे पहले सवाल ही हमने ये किया कि बताएं कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं, इंतखाबात आम आदमी की सबसे। तो उन्होंने कार्ड्स निकाले और उन्होंने कहा कि मेरे कार्ड्स आ रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे। उन्होंने ये बात कही। उनके कार्ड्स हैं, लेकिन हम क्योंकि देख रहे होते हैं डे टू डे हमारी ये मतलब हम तो अपना एनालिसिस ही कर सकते हैं। लेकिन सर बहुत सारे लोग तो बहुत होपफुल है, नहीं होंगे। IMF का जो हमने कर्जा लिया वो तो है ही, शर्त ही है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, वो मैं आपको वो भी तजज़िये के तौर पे देख लें। उसमें ये है कि देखें हुकूमत की मुद्दत तो हो रही है ख़त्म, और ये भी है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों है, आई डोंट नो। बहरहाल ये है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एक सेटअप आएगा, ठीक है। उसके बाद अब सेटअप आएगा जो निगरान वज़ीर आज़म, और निगरान पूरा एक निगरान सेटअप होता है, आपको पता है केयरटेकर। अब उसमें जिसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म आपको पता है जैसे वज़ीर आला बनाए गए, उसमें जिसको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा उस शख्स को देख के जब उसका नाम अनाउंस होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इलेक्शन 90 दिन में हो रहे हैं या अगले मार्च में हो रहे हैं। सुना है कि जो एक नाम गर्दिश कर रहा है, रूमर्ड है, भी उसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन हम तज्जिया कर रहे हैं तो हम पूछ लेते हैं कि मोहसिन बेग साहब का नाम है। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये मेरी कल रात भी बात हुई है, कुछ दोस्त हमारे ज़ाहिर बात है सहाफ़ी होते हैं तो ज़्यादा जी ठीक है जी। तो अच्छा 2 नाम चल रहे हैं जिनके हवाले से फ़िलहाल जो है ना वो नफ़ी है कि वो है ही नहीं, ठीक है। एक मोहसिन बेग साहब का नाम चल रहा है, साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में बड़े अच्छा उनका ज़ाहिरी बात है, लोग जानते हैं उनको मोहसिन बेग साहब के हवाले से, और एक ग़ालिबन जो दुनिया के वो हैं मियां आमिर साहब, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी गए और मुलाकात मतलब आएगा कोई मीडिया का बंदा। नजम सेठी साहब के हवाले से भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, आई डोंट नो, पता नहीं, ये मेरा तज्जिया है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है और ज़्यादा तज्जिया है। उसमें यही है कि ये लोग इस रेस में नहीं है,
ये लोग इस रेस में नहीं हैं। ये अच्छा, लोग इस रेस में that's नहीं very हैं। मुलाकातें ज़रूर होती हैं, हम सहाफ़ी हैं, हम लोगों से मिलते भी हैं, ये बड़े सहाफ़ी हैं, ये बड़े लोगों से मिलते हैं और इनके मामलात कुछ और होते हैं और किसी और मामलात में मिलते हैं। बट ये है कि हम लोग मिलते ज़रूर रहते हैं। लेकिन नजम सेठी साहब का कल रात ही, मतलब मैं, क्योंकि हम भी यही समझ रहे थे, सीधी सी बात है, ये टॉक ऑफ द टाउन है ना, ये हमारे यहाँ आप बैठे ना ड्राइंग रूम में जाके इस्लामाबाद में, लोग ये कह रहे होते हैं कि जी नजम सेठी साहब का, मोहसिन बेग साहब का नाम है, हफीज़ शेख साहब का नाम आ रहा था, उसके अलावा भी एक दो लोगों के नाम गर्दिश में थे, मियां आमिर साहब का नाम भी था, एक दो और लोग भी थे। बट जो आपने नाम लिए हैं मोहसिन बेग साहब और नजम सेठी साहब वाला, वो कह रहे हैं कि वो नहीं है। लग यही रहा है, थोड़ा सा आपको आगे का वो भी दे दूं, लग यही रहा है कि शायद कोई टेक्नोक्रेट आएंगे। अच्छा, और अगर टेक्नोक्रेट आए तो फिर अगले मार्च में इंतखाबात होंगे। अगर वो आ गए तो फिर तो अगले मार्च, अगर वो आ गए तो फिर आ गए। नॉक हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल पर हैं, और वो हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ शम्सुल इस्लाम खान साहब, उस पर कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। जी सर, पाकिस्तान की अशया की जो बरामदात वाली ये जो मुसलसल कमी आ रही है, तकरीबन जून में ये 90% के करीब घट गई है, इस बात का मईशत पर कितना मुनफी असर होगा? जितने अभी तक हमने प्रॉब्लम देखे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है, वो उसकी मेन वजह ही यही थी कि हमारे पास जो डॉलर की अर्निंग है वो कम है और हमारी एक डॉलर में स्पेंडिंग ज्यादा थी। हुकूमत ने इसमें कॉन्ट्रैक्शन इंपोर्ट के लिए उन्होंने पॉलिसी अपनाई और तकरीबन हर चीज की इंपोर्ट को बंद कर दिया। अक्टूबर से लेकर अभी तक जो है इंपोर्ट इतनी लिबरली और फ्री अलाउ नहीं है। तो आपकी जब इंपोर्ट्स बंद कर दी गई उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट जो है वो उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, तो इसका मतलब है कि आपने जो पॉलिसी अपनाई उसके अंदर एक फॉल्ट है। और पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स हमारी अगर कंपेयर करें बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश ने इस साल FY23 में 55.55 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं, उनका 6.67% ग्रोथ हुई है, जबकि पाकिस्तान की उसमें डिक्लाइन आया 13% का और हमारे पास 27.74 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। लास्ट ईयर के मुकाबले में हमने एक्सपोर्ट 13% कम कर दी। रीजन ये है कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, पाकिस्तान में हर वो चीज है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुनिया को। ट्रेडिशनली तो हम वही चीजें बनाते हैं जो हम खुद कंज्यूम करते हैं, वो ग्रो करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। हाईटेक में तो हम लोग है ही नहीं अभी तक। तो हमारे पास जो चीजें हैं उसमें भी हमारी रीजन ये है कि हम वो जो मार्केट में, रीजनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं हुए। मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि टेक्सटाइल को अगर आप देख लें, टेक्सटाइल जो पाकिस्तान की बैकबोन है एक्सपोर्ट की, उसका अगर आप कंपैरिजन करते हैं बांग्लादेश के साथ, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसके मुकाबले में कम होती हैं और बांग्लादेश की ज्यादा, जो एक बेल भी कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान में तो 6-7 मिलियन की बेल्स तो हुई हैं, अभी भी हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट कम हो गई। तो मतलब यह है कि आपकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट बेस करती है, उसकी इंटरनेशनल रॉ कॉटन की प्राइस और फिर जो आपकी कॉस्ट होती है। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा दिया गया है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है। अब आज से देखें, 1 जुलाई से अगर आप देखें तो कॉटन की प्राइसेस मुकामी तौर पर बहुत ज्यादा गिर गई हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट सर और भी बहुत कुछ गिर गया है इस मुल्क में। सर इस मुल्क में और भी बहुत कुछ गिर गया और वो गिरता ही जा रहा है। डॉलर भी गिर गया है, मैं उसकी डॉलर की बात करूं, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी और चीज की बात करूं खवातीन, लेकिन मैं डॉलर की बात करूं। 10 रुपए डॉलर गिरा है जी। डॉलर गिरना, डॉलर गिराना और डॉलर को 200 रुपए का करना जो है, इसी ने हमारी एक्सपोर्ट्स को इतनी हद तक गिरा दिया कि 13% हमारे पास नीचे आ गई। देखिए, एक्सपोर्ट्स में आपका जो, जब तक आप रीजन में कंपेटिटिव नहीं होगे, अगर आप इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, बांग्लादेश के साथ नहीं कर सकते, वियतनाम के साथ नहीं कर सकते, जो हमारे रीजनल पीर्स हैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकेंगे, तो उसकी वजह यह है कि हमारी या तो करेंसी की पैरिटी बहुत ज्यादा ऐसी है कि हमने आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और या फिर हमारी इनपुट कॉस्ट ज्यादा है। तो इनपुट कॉस्ट तो आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान में गैस बिजली की प्राइसेस जो है रीजनली जो है कम्पिटिटिव नहीं है। जो हमने लास्ट ईयर रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ दिया था उसको विथड्रॉ कर लिया। फिर आप देखें कि राइस की सेकंड एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल के बाद राइस की होती है, उसमें भी चावल हम इतना खाते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चावल इतना महंगा हुआ, लोकल जखीरा अंदोजी इतनी की गई कि हम इंडिया से कम्पीट ही नहीं कर पाए और हमारी एक्सपोर्ट जो है इतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। तो वजह यह है कि जब तक हमारे बाबू, हमारे साहब लोग जो हैं डीपली जाके उस कॉज रूट को खत्म नहीं करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। ये जो साल शुरू हुआ है जुलाई से FY24,
आज मैं आपको कह रहा हूं कि ये इस साल भी हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन पे रहेंगी। अच्छा शम्स साहब हमारे साथ यहाँ पे एक और जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं, शाहिद साहब, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शम्स साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपसे बातें सुनने को मिली। सर छोटा सा एक सवाल है मेरा। बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं IMF के मुआहदे को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है, मूडीज़ ने भी कोई कह दिया कि जी मुस्बत असरात होंगे, खुशी भी मनाई जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आगे चली गई है, डॉलर नीचे आ रहा है। तो ये आने वाले दिनों में सर यहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, कोई मेरी आपकी आम बंदे की बात करें सर, आम आदमी के लिए कितना रिलीफ है सर? देखिए, हम वो कौम है जो अपने ऊपर कर्ज बढ़ने की खुशी मना रहा है, और वो कौम है जिसने अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं है कि जो हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया है, जिसमें लेटर ऑफ इंटेंट LOI दिया है IMF को, उसमें किन शराइत पे एग्री किया है। देखिए, अगर आपका जो IMF का प्रोग्राम जो आपका चल रहा था 23वां प्रोग्राम, वो डिले होके, नाकाम होके, अधूरा खत्म हुआ, उसकी वजह भी वही थी कि डार साहब ने वो जो डिमांड थी IMF की वो पूरी नहीं करी, और उस पर कहते थे जी मैं ये नहीं मानूंगा, लेकिन अल्टीमेटली आके फिर घुटने टेक दिए उन्हीं शराइत के ऊपर जो IMF आपको पहले कहता जा रहा था। अब मैं यहाँ आपको एक और वजाहत बता दूं कि जो आपका स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ है वो उस रेट पे इंटरेस्ट के नहीं हुआ जो हमारा 23rd EFF एक्सटेंडेड जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी थी उसके मुकाबले में हमने महंगे इंटरेस्ट पे कर्ज लेना है। अब जो बोर्ड मीटिंग होगी 12-13 तारीख के बाद होगी, क्योंकि 12 तारीख वाली मीटिंग में हमारा पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। तो उसमें जब हम महंगा कर्जा लेके अगर हम खुशियां मना रहे हैं तो फिर तो हमें हमारी समझ के ऊपर है कि हम कैसी समझ रखते हैं। साथ ही आपको इस FY24 में को अराउंड 23-24 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट्स करनी है, जो आपका साथ में वो आपकी फाइनेंसिंग गैप है उसको ब्रिज करना है। जो आपकी इंपोर्ट होगी, आपकी एक्सपोर्ट में डिफरेंस होगा, तो आपको वो 22-23 बिलियन डॉलर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप शम्स साहब। एक बात बताइए, मजीद एक साल में कितने फीसद टैक्स में इजाफा जो है वो तजवीज़ किया जा सकता है? देखिए, जो हमने अभी एग्री किया है IMF के साथ, उसमें तो आपका जो है को 1 बिलियन से भी ज्यादा के टैक्सेस एग्री कर लिए हैं। और देखिए, टैक्स पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लेकिन टैक्स अगर उन्हीं लोगों पे डाल दिया जाए जो टैक्स नेट में है, और जो टैक्स नेट में नहीं है, जिनको हम कहते हैं नॉन फाइलर, वो अगर इंजॉय करते रहे अपनी लग्जरी, तो फिर हमारा टैक्स का निजाम ऐसा जो है सुधरेगा नहीं, और हमारे पास हमेशा टारगेट को अचीव करना, मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जो आपको जो रिवाइज टारगेट दिया है वो भी अचीव करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो बजट में इकदाम लिए गए वो उसमें टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए नहीं किए गए, उसमें टैक्स बेस को वहीं रखा, और आपकी तनख्वाहदार तबके पे ऊपर सैलरी के ऊपर उनकी टैक्स बढ़ा दिया, जो टैक्स नेट में थे उन पे टैक्स बढ़ा दिया। अगर आपने ये जो रिग्रेसिव किस्म का टैक्सेशन रखना है कि एट सोर्स यहाँ लगा दो तो बढ़ जाएगा हमारा, तो फिर आप टैक्स पेयर जो है नेशन नहीं बन सकते। पाकिस्तान डिस्पाइट इसके कि हमारी पूरी कौम जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रही है, लेकिन जो इनकम पे टैक्स है वो बड़े अमीर लोग अभी भी नहीं दे रहे, उनको एग्जेम्पशन हासिल है। 17.5 बिलियन डॉलर की एग्जेम्पशन उनको दी हुई है हमने। हमारे साथ यही तो अलमिया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने टैक्सेस का बोझ डाला है वो गरीब आदमी अल्टीमेटली पे करता है। वो आदमी दिहाड़ीदार जो फुटपाथ पे चौक पे बैठा हुआ मजदूरी के इंतजार में बैठा है, वो भी जब चाय पीता है तो उसके अंदर भी टैक्स दे रहा है, चीनी में भी टैक्स दे रहा है, हर चीज में टैक्स दे रहा है। बिल्कुल सर, एक बात बताइए, अगर कुछ एक जो हमने हदफ रखा हुआ है, और वो जो जितने भी फाइलर नॉन फाइलर जो फाइलर्स हैं ऑब्वियसली जो टैक्स दे रहे हैं, अगर वो भी इस तमाम कैलकुलेशंस के बाद भी हम वो हदफ नहीं पूरा कर सके अपना, तो फिर क्या होगा? हमारी क्या तजवीज़ होगी? नेक्स्ट क्या हमारा वो होगा, एक्शन क्या होगा? इसका बेहतरीन हल ये है कि आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स का रेट जो है उसको नीचे लाना होगा, और आप इसको बेस को बढ़ा दें। आपके पास 240 मिलियन की पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप इसमें 60% जो है जो बिलो जो गुर्बत में रहे हैं, जो गरीब हैं, उनको अगर आप हटा भी दें तो भी आपका एटलीस्ट इस वक्त पोटेंशियल ये है कि 15,000 से 20,000 अरब रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। मैं आपको 2 अदारे बताता हूँ जिनकी इनएफिशिएंसी की वजह से पाकिस्तान में टैक्स पूरा नहीं होता, और वो 2 अदारे आपके कस्टम और FBR है। इनका अगर आप काम देखें तो ये अपने ऑफिस में बैठ के टैक्स कलेक्शन की जो प्लान करते हैं या चार्ट बना के दिखाते हैं, वो सारा टैक्स ज्यादातर उस पर आ रहा होता है कि आपके एट सोर्स रिडक्शन पे हो रहा है। सेल्स टैक्स की कलेक्शन इस दफा कम हो गई क्योंकि बाइंग आपकी पावर कम हो गई है। तो आपको रेट को कम करके और मैंडेटरी करना होगा, उन तमाम रिचेस को लाना होगा जो आपके खास तौर पे सर ये बहुत आपने बड़ी ज़बरदस्त ये जो है अपनी गुफ्तगू पेश की है,
और ये हम तकरीबन रोज़ाना के तौर के ऊपर ये जो सोल्यूशंस हैं हम ये यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे साथ शाहिद साहब भी, उनको भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। अब ये हम यकीन करें शाहिद भाई रोज़ाना यही बातें कर रहे होते हैं कि आप ये कर लें तो मसले हल हो जाएंगे, ये कर लें तो मसले हो जाएंगे, ये कर लें तो मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते मसले। सर मैं असल में मैं उनसे खैर आप चले गए सवाल करना चाह रहा था, बिकॉज जो हमसे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं हम आम लोगों से, बिकॉज हम सैलरीड हैं, हमारा जो टैक्स वो बता रहे थे कटता है, माशाल्लाह आप ज़्यादा इकट्ठा करेगा। उसके बाद मैं और आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो पहले उसके ऊपर अगर 16% दे रहे थे तो वो 17% हो जाएगा, 18% हो जाएगा। एक आम आदमी, ठीक है, क्योंकि जो प्रिविलेज क्लास है उसकी तो आप बात ही ना करें ना, ज़ाहिर बात है, उन्हें एक तो टैक्स देना नहीं है और दूसरा उनके मामलात ऐसे हैं कि ज़ाहिर है वो फिर अलग है। बट हमारे लिए सोचना है वो कोई नहीं सोच रहा एक आम आदमी के लिए, और जो कि सोचना चाहिए, जिनके हवाले से पॉलिसीज़ बननी चाहिए। मसला यहाँ पे ये है कि कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी, जब से माशाल्लाह हमारा मुल्क बना है, कोई भी हुकूमत आई है, उसने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ किसी ने नहीं बनाई, तो जो नहीं आता है वो तब्दील कर देते हैं। अच्छा, फिर और जितनी पॉलिसीज़ बनी है, मैं भी उनसे खैर बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि इस बजट के ऊपर आपकी मीटिंग कराते हैं भाई। जो भी बजट पेश किया जाता है वो एक सियासी बजट पेश किया जाता है, अवामी बजट नहीं होता, वो एक सियासी। अभी भी जो बजट पेश किया गया है इसमें जितने भी मनसूबे या जितने भी आप तरक्याती वो रखा गया इसमें, वो सारा इसलिए है कि क्योंकि आगे आने वाला इलेक्शन है, इन्होंने अपने MNs MPs को तरक्याती बजट के पैसे देने हैं, उन्होंने वहाँ पे काम करवाने हैं। आगे जो आने वाला इलेक्शन है ये इन्होंने लोगों को वहाँ शो करवाना है कि जी देखें हमने इतना काम किया, देखें जी हमने तो गलियाँ बनवा दी हैं, ट्रांसफार्मर लगवा दिए हैं। सारा जो फोकस होता है वो सिर्फ इस चीज़ पे होता है, ये नहीं होता कि हमने हेल्थ को क्या किया है, हमने एजुकेशन के साथ क्या किया है। आपके मेरे आपके तो गलती अवाम की भी तो है सर, ज़रूर है। अवाम भी तो सेल्फिश है ना, वो कहते हैं हाँ जी मेरे घर के बाहर जो गली है वो पक्की करा दो, पड़ोसियों के मुझे फिक्र नहीं है, मेरा वोट आपका। अच्छा, मैं तो ये भी खैर उस दिन हम कहीं डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज लाहौर में गालिबन कोई एक मैं मुझे अब याद नहीं है, आपने भी देखा होगा, बड़ी अच्छी तस्वीरें आती हैं ना, बाकायदा लगता है कहीं बाहर का है वो ना, बाकायदा गली उन्होंने साफ़ करके वहाँ पे अच्छे से गमले रखे, और वो ना वो वहीं के लोगों ने खुद किए हैं, लोगों ने खुद किए हैं रज़ाकाराना तौर पे। तो हम उस दिन यही डिस्कस कर रहे थे ऑफिस में बैठ के कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो बंदा 1 करोड़ 1.5 करोड़ का घर बनाता है तो आगे जो उसके घर के आगे गली है वो सिर्फ उसको सीमेंटेड करवा दे, उस पर कितना खर्चा आएगा। बट हमारे यहाँ हम कुछ करते हैं, बट हमारे यहाँ ये सोच नहीं है। अगर हम सारे ये सोचना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल जी सोच तब्दील करने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। ये सोच हमारे पास 2 से 3 मिनट ही है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं शम्स साहब आपसे करना चाहूँ। ये बताएं, ये जो फाइलर हैं और नॉन फाइलर हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है, नॉन फाइलर एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं? मतलब ये टर्म ही क्यों है नॉन फाइलर वाली? जब आपको पता है एक बंदा काम कर रहा है, उसे पैसे देना है, टैक्स देना है, तो आप उसके ऊपर थोपें कि जी यू हैव टू, लाइक ये नॉन फाइलर एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। वहाँ पर हर शख्स ने जिसने कमाना है, इनकम जिसने कमाई वो टैक्स देगा। और ये हुकूमत का, हमारे FBR ऑफिशियल्स का ये होता है कि अगर कोई स्पेंडिंग कर रहा है तो इस वक्त आपके पास नादरा के पास तमाम डेटा मौजूद है, और हमने कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि इतने लाख का डेटा हमने इकट्ठा कर लिया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। और उसकी वजह यह है कि हम खुद उस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। जो लोग इन्फोर्स करते हैं इस टैक्स को वही इसके बेनिफिशरी हैं। आपको जब तक आप अपने पाकिस्तानी अवाम को उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे खुद आप अपने आप को करते हो, हमारे पास ये अल्लाह करे सर, अल्लाह करे कि जिस तरीके से ये अवाम को ट्रीट करते हैं खुद भी ट्रीट हो, हमारी दुआ है सब में आमीन। इज्तिमाई दुआ है हमारी। शम्स साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और शाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। और ख़वातीनो हज़रात, ये आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी आमीन कहा, अगर नहीं कहा तो दोबारा दुआ कर लेते हैं। अल्लाह करे जैसे ये अवाम को ट्रीट करते हैं खुद भी ये ट्रीट हो, आमीन। सब मिलके बोले। और यहाँ पे लेते छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी नाजरीन और हाजरीन, एक बार फिर आपको सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में गोश्त के पकवान हर शख्स की जानिब से ही पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दुम्बे का लजीज गोश्त भी खूब पसंद किया जाता है। आपको पसंद है दुम्बे का गोश्त? नॉट रियली, मुझे हीक आती है उसमें से।
मुझे तो बहुत पसंद है, दुम्बा खाना चाहिए। और इस तरह के जो कई मज़े के पकवान बनाए जाते हैं, ये गोश्त जायकादार होने के साथ साथ सेहत पर भी मुस्बत असरात जो है मुरब्बत करता है। ख़वातीन व हज़रात, इसको मुनासिब मिकदार में खाना इंसान की जो है सेहतमंद रखता है। और ये कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो किलो किलो खा जाते हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल। अब अगर आपने अपने फ्रिज या फ्रीजर में जो है दुम्बे का या बैल का गोश्त है संभाल के रखा हुआ है, तो स्क्रीन पे देखें या मजे के खाने आए, मुझे पढ़ने दो। इसको फ्रिज से बाहर निकाले। ये देखिए हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ मजेदार लजीज पकवान। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ये ऐसे पढ़ा ही नहीं जा रहा ना आपसे। ऐसे विजुअल्स देखे। हमारे साथ मौजूद है फेमस शेफ समीना आरिफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए मुझे कितना तंग करती है। वो मुझे पिक्चर्स, इतनी लजीज पिक्चर्स लगी हुई हैं ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों के लिए। वो देखिए पिक्चर्स देखिए, सारे खाने मैंने बनाए हैं। बहुत गजब के प्रेजेंटेशन, तो क्या ही जबरदस्त थी। बहुत खूब। असल में मैंने ईरान से कुलिनरी आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। अच्छा। तो वहाँ ईरानियों को देख के तो उनकी जो थी ना प्रेजेंटेशन, वो इसी टाइप की होती थी और ख़ूबसूरत बर्तनों में और ख़ूबसूरती के साथ वो खाना इस तरह से पेश करते थे कि वो देख के मज़ा आ जाता था और भूख बहुत ज़्यादा लग जाती थी। हालांकि बहुत सिंपल उनका खाना होता था। तो मैंने फिर इस्लामाबाद कोथम से डिग्री ली। तो उसके बाद फिर मैं स्टार्ट होगी, मैंने अपना काम। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये कौन सी डिश है? ये मिक्स प्लेटर है। इसमें फ़िश भी है, चॉप्स भी हैं, बीफ भी है, ग्रिल कबाब भी हैं, राइस भी है। बारबेक्यू प्लेटर है जी, या ग्रिल प्लेटर है, मतलब मिक्स है ये। मिक्स जी जी। अच्छा, कल गोश्त ले आना। हम समीना साहिबा को बुला लेंगे। बुलवा लेंगे। अच्छा, ये वाली डिश कौन सी है? इन्हें सब बताइए आप कौन सी डिशेज हैं। ये मंदी है। हाय इसमें ड्राई फ्रूट है, इसमें इतनी हेल्दी है ये, मतलब इसमें रान है मटन की। ये मैंने कहा और साथ में ग्रिल सैलड है इसमें। दिस इज एन अरब डिश ना? हाँ जी, अरब तो है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अपनी क्रिएशन के साथ बना लेती हूँ। जरा देसी टच आ जाता है इसके अंदर। वैसे प्रेजेंटेशन का कितना कमाल होता है किसी भी डिश में? मेरा ख्याल है कि कमाल, जब आप कोई चीज़ देखते हैं, आपके सामने आती है, तो आपकी भूख एकदम तेज हो जाती है और आपको लगता है कि बस खा लें। जी, हमें भी लग गई है जी। हमें भी लगी। फिर तो मुझे लेके आना चाहिए था कुछ ना कुछ अपने साथ। लेकिन आपने इतनी सुबह बुला लिया कि वो बस इतनी सुबह मॉर्निंग शो होता ही सुबह है। आपको सुबह बुलाना पड़ा। मजबूर है हम भी, सुबह हम भी। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं माशाल्लाह से ये बड़े लजीज खाने हैं और हम आपके अब जो खाने हैं हाथ के बने हुए, ये खाएंगे भी सही इंशाल्लाह। और अभी ये बताएं, ईद गुजरी है, गोश्त जो है वाफिर मिकदार में हर फ्रीजर में जो है पड़ा हुआ है और कुछ लोगों का ख़राब भी हो जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि अगर ख़राब नहीं होगा तो ही पकाएंगे ना, तो वो उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी ईदों की तरह ये ईद भी बड़ी ब्लेसिंग के साथ गुजरी है। बेशक। और इस ईद पे मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी कुर्बानी हुई है, बहुत ज़्यादा कुर्बानी हुई है, बहुत लोगों को बहुत रोजगार मिले हैं। माशाल्लाह। तो मेरा तो ख्याल ये है कि गोश्त जो है वो बांट देना चाहिए। कसाई का काम करती रही है। अच्छा, हाँ। लग नहीं रहा। तो पहला तो यही होना चाहिए कि जिस तरह हमें हुक्म है कि हम 3 हिस्से जो हैं वो बांट दें, 1 हिस्सा हम अपने लिए रख लें। तो गोश्त को प्रिजर्व करने के वैसे तो 3-4 तरीके हैं, 3-4 तरीक़ों से हो सकता है। आप डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे के लिए उसको स्टोर करना है। आपने 2-3 महीनों के लिए रखना है, आपने 6 महीने के लिए रखना है, या आप 1 साल तक अगली ईद तक आपने खाते रहना है। अरसे स्टोर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा जो सकता कि है। ज़्यादा तादाद में कलेक्ट कर लेते हैं जी, वो उसको स्टोर करते हैं ना। बिल्कुल। देखिए, अगर हमने जैसे हम रोज़मर्रा के खाना हम रूटीन में जो हम बनाते हैं, लंच डिनर बनाते हैं, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप जो गोश्त के जो बैग्स मिलते हैं उसमें आप गोश्त को रखें और एक बड़ा बैग लें और उसमें ज़्यादा सारा नमक रखें। फिर उसको इस तरह से तह लगाएं, 2-3 तह लगाएं और हर तह में थोड़ा थोड़ा नमक डालें और उसको अच्छी तरह से टाइट करके फ्रिज में रख दें। जो गोश्त है उसको कुछ नहीं लगाना? नहीं, उसको सिर्फ रैप करना है। बिल्कुल रैप करना है बैग्स के अंदर। बिल्कुल, हाँ, बस 1-1 2-2 आप कर दीजिएगा। फिर उसमें आप नमक डालें अच्छी तरह से और ऊपर भी डाल दीजिए, नीचे भी, सेंटर में भी डालें और इसको अच्छी तरह से टाइट करके तो आप फ्रीज़र में रखें। ये 2-3 महीनों जो है ना वो इस तरह चल जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप रोज़ आप गोश्त निकालते हैं पकाने के लिए, जो रूटीन में हम, तो आप एक बैग उसमें से निकालते हैं तो वो जुड़ा नहीं होता, नमक उसको जुड़ने नहीं देता। तो वो आप आराम से निकालें और बिल्कुल आपको लगेगा जैसे फ्रेश है
और वो फ्रीज भी होता है, तो बस आप खा लें, एंजॉय अच्छा, करें। तो ये 2-3 महीने के लिए ये चिकन के साथ भी कर सकते हैं या बड़े गोश्त छोटे चिकन गोश्त के साथ तो वैसे मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ईद पे बड़े गोश्त दुम्बा छोटे भी होता है, दुम्बा बकरा उसके भी लिए होता है, होता है। बीफ तो भी आपका, होता है उस तरह। जल्दी कंज्यूम हो जाता है ना ईद के लिए आपको जी, ज्यादा जी, ड्यूरेशन जी, में। जी। और अगर आपको और 2-3 तरीके भी बताती जी हूँ। जी बताएं, प्लीज बताइए। बताएं। अच्छा, एक और तरीका है, वो बीफ के लिए। बीफ जब आपका जो हिस्सा होता है, आप उसको अगर 5 किलो है बीफ, तो उसमें आप एक इतना बड़ा कप सिरके का जो वाइट विनेगर होता है उसमें आप डिप करें, और पानी ज़्यादा सारा डाल के, और थोड़ा सा उसमें सॉल्ट भी डाल दीजिए, 2-3 चम्मच। उसको आधे घंटे के लिए आप रखें, और उसको इसी तरह से फिर आप निकालें किसी छलनी में। अच्छा, जब वो पानी उसका निकल जाता है, फिर उसको साफ पानी में धोएं। साफ पानी में धोने के बाद फिर एक बड़े से कपड़े के ऊपर उसको बिछाएं और थोड़ा ड्राई करें, और बस फिर फ्रीज कर दें, और ये भी आपका 6-7 महीने चलेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बीफ है वो फिर थोड़ा जल्दी गल जाएगा, क्योंकि सिरके ने अपना काम कर लिया होगा, और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इन्हांस कर देता है सिरका जो है तो मैम टेस्ट ऐसे हो सकता है कि पहले इसको सिरके में भिगो के, जिस तरह से आपने बताया, वो करने के बाद इसको नमक वाले हिस्से में फ्रीज किया जाए, ऐसे हो सकता है कि इन दोनों तरकीबें अलग अलग तरकीबें वो अलग से है। वो ये है कि आपने रोज फ्रीजर खोलना है, आपने एक पैकेट निकालना है, और बस ये जो है ये आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के लिए फिर दूसरा तरीका है। 1 साल वाला भी दो बताइए तरीके रह गए, वो भी बताएं। जी, अच्छा, जो 1 साल के लिए है वो इस तरह से है कि जैसे आपके हिस्से में 5 किलो मटन आता है, ये बीफ का नहीं, ये मटन के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो उसको आपने ये करना है कि आपने 5 किलो मटन में आपने इस तरह का 1 कप आटे का उसमें डालना है, और साथ में आप कोई 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दीजिएगा। और आटा जो है वो जौ का भी हो सकता है और वो गंदम का भी हो सकता है, ठीक है? उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें हाथों से मसल के, और उसको 1 घंटे के लिए रख दें। अच्छा, 1 घंटे के बाद आपने खुले पानी के साथ उसको वॉश करना है बहुत अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद जब उसका पानी निकल जाए, आप ज़ाहिर किसी छलनी में डालेंगे, पानी जब निकल जाता है उसका, तो इसके खुले बर्तन में डालें, और उसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए आप पका लें, जब तक कि उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। जब उसका पानी ड्राई हो जाए तो फिर आप उसको कपड़े पे बिछाएं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कपड़े पे बिछाने के बाद उसको आप वो करें, ठंडा करें, और फिर उसके पैकेट बना के रखें, और वो पैकेट 1 साल तक चलेगा आपका। अच्छा। मतलब ये 1 साल के लिए। और वो आपको मैंने 2 महीने वाला भी बता दिया, 6 महीने वाला भी, और 1 साल वाला भी। इसके लिए बिजली भी होना, बिजली भी तो होना इसके लिए बहुत जरूरी है ना? हाँ, नहीं, लेकिन बिजली अगर चली जाए ना, वो भी 2-4 घंटे गुजर जाते वो हैं। भी टोटका बताएं कि बिजली भी रहे। ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इसमें 4-5 घंटे भी अगर बिजली चली जाए तो कुछ नहीं होगा। मीट एक दफा अच्छा, जब साल में अगर कुछ बीफ, अभी आपने मटन का बताया, तो बीफ का अलग है? बीफ का मैंने इससे पहले आपको बताया, वो सिरके वाला वो जो सिरके वाला जो 6 महीने का था। हाँ जी, बस 6 महीने, बस बहुत हो गए 6 महीने। अच्छा, नॉर्मली जो गोश्त ऐसे टोटके नहीं करती हैं, जो अपने घर में स्टोर रखते हैं गोश्त, वो कितना ड्यूरेशन जो है वो हेल्दी यूज के लिए? मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा तो एक तरीका है कि मैं अगर इस तरह से भी रख दूं, देखें ईद वाले दिन कितनी जल्दी पड़ी होती है, गोश्त बांटना भी होता है, खाना भी होता है, मेहमान भी आ रहे होते हैं, तो फिर लेडीज़ क्या कर रही होती है, जल्दी जल्दी से रख रही होती हैं। तो वो आप बाद में जब आपको टाइम मिले आप उसको निकालें, और आप फिर इसी तरीके से रखें अगर आप रखना चाहते हैं मीट को। लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, मैं यही कहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी खत्म करना, जल्दी खत्म स्टोर करके ना मैंने वो भी देखा है, कई लोग जो हैं जो गोश्त है, बीफ है, उसको सन ड्राई कर रहे होते हैं। हाँ जी, झुग्गियों में लोग कर रहे होते हैं जिनके पास फ्रिज नहीं होता, फ्रिज नहीं होता, तो वो धूप में भी कर लेते हैं और वो छांव में भी करते हैं, उसको लटकाए रखते हैं काफ़ी अरसे तक। तो वैसे तो मुझे वो तरीका पसंद नहीं है। मतलब हम जो शेफ़ हैं, हम तो बड़ी जल्दी जल्दी तैयार किया और जल्दी फ्रेश बनाया, और वो एक तरीका है जिससे वो थोड़ा सा उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। वो लोग जो झुग्गियों वाले लोग होते हैं जिनके पास गरीब कर सकते हैं, कोई नहीं इसमें कर लेते हैं। मैम एक बात बताइए, जो फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं, वो आपको पता है वो हाई प्रोटीन लेना पसंद करते हैं, मुझे भी ज़रा स्टेक वगैरह इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जो गोश्त आया, तो कुछ उसका कोई स्टेक का कुछ ऐसा तरीका बताएं जो देखने वाले हैं, वो सुनने वाले लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें बना के फ्रीज कर दें, और फिर जब भी टाइम मिला आपने उसको निकाला और बना लिया, और हेल्दी होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक बात है, जो स्टेक्स हम लोग बनाते हैं ना, वो हम फ्रेश मीट का बनाते हैं। अच्छा। अगर आपने फ्रीज़र में रखना भी है तो आप कुछ अरसे के लिए रखें, और अंडर कट जो होता है बीफ का, वो आप रखें, और उसको उसी शेप में जिस तरह आपने स्टेक्स खाना है उस शेप में काट के उसको मैरिनेट करके फिर रख दें। फिर आपने जब बनाना हो तो उसको थोड़ी देर पहले निकालें और बस बना लें। लेकिन
जो हम मैरिनेट करते हैं ना, उसको हम बहुत अरसे के लिए नहीं रख सकते। हफ्ते भर के लिए रखा जा सकता है? जी, हफ्ते भर के लिए रख लें, इससे ज़्यादा ना रखें। अच्छा, अभी हम आपसे अभी डिशेस बताएं हमें कि जो कौन सी जो ख़वातीन हैं और जो हजरात जो भी शेफ़ हैं जो घर पे खाने पकाते हैं वो जो है वो बना सकते हैं कि अभी देखें बिरयानी, स्टेक्स, कोरमा, कढ़ाइयाँ, इनसे तुम तंग आ गए हो। इसके अलावा कौन कौन सी डिशेस हैं जो कि बनाई इसके जा अलावा सकती हैं? कुछ अफ़गानी डिशेज़ हैं, एक मोरक्कन डिश है, मैं आपको बताती हूँ, और बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी वो डिश है, लेकिन वो कलेजी से भी बनती है और मीट से भी। ठीक है। आप मीट को या कलेजी को आप क्यूब्स में काट लें, थोड़े बड़े क्यूब लें, और उसको आपने मैरिनेट करना है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हो गया और थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अगर 1.5 kg है तो 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1.5 टीस्पून सॉल्ट उसमें डालें, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी जो धड़ा मिर्च होती है वो डालनी है, ज़्यादा नहीं करना उसको, मतलब बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा आप उसमें लेमन डालिए, 2 लेमन डालें। अच्छा, ये इस तरह की रेसिपी है कि इसमें हमने बहुत मसाले नहीं ऐड करने, कोई अदरक लहसुन नहीं, कुछ। उसको 1 घंटे के लिए आप छोड़ें, फिर आप तेज़ आंच पे उसका पानी सुखाएं, लेकिन उसको फुली कुक नहीं करना। जब वो पानी खुश्क हो जाएगा तो दुम्बे की या बक्के की जो स्टमक होता है ना, उसके इर्द गिर्द एक फैट होती है पतली सी जी। अच्छा, उस फैट को आप पहले से निकाल के रखें, उसको आप क्यूब में काटें, बड़े बड़े क्यूब्स। अच्छा, अब वो जो कलेजी होगी या वो बोटी होगी, वो उस वो जो क्यूब होगी फैट की, और वो खुद उसमें लपेट के तो आप उसको सीखों में पुरोएं और फिर उसका बारबेक्यू करें। अच्छा, वो इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी डिश है और मिनटों में हो जाती है। थोड़े से आप कोयले जलाएं उस, क्योंकि वो हाफ डन तो पहले से हुआ होता है। तो ये मोरक्कन डिश है और ये ईद पे वो लोग बनाते हैं ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छी डिश है और ये बहुत हेल्दी है। मुझे इसलिए ज़्यादा शौक से मैंने इश्तियाक के साथ सुना कि हेल्दी है ये। अच्छा, वो जो फैट होती है ना, वो जो कलेजी होगी या वो उसके अंदर चली जाएगी और वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई फैट वाली चीज़ खाई है। वो इतना टेस्टी होता है। जी मैम, बहुत सारी चीज़ों में हम लहसुन अदरक नहीं लगाते तो वो हीट का मसला हो जाता है। तो अभी जैसे आपने इसमें भी बताया कि लहसुन अदरक नहीं लगाना, नहीं, इसमें हमने लेमन जूस डाला है। तो ऐसी भी कोई एक तरकीब बता दें कि बहुत सारे लोग, मुझे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमें अपने लिए पूछ रही हूँ, बिल्कुल जी हाँ, जी कि उसमें गोश्त में हीट जो है वो ना आए और वो आसानी से खा लिया जाए। अच्छा, मैं आपको एक अफ़गानी जो है ग्रीन वेजिस के साथ ये बनता है, अफ़गानी बीफ। तो इसमें हमने अदरक लहसुन नहीं डालना और इसमें उस तरह से हमने मसाले भी नहीं डालने। आपने सिर्फ बीफ को अच्छी तरह से धोना है और विनीगर के साथ, फिर उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने उसको सिर्फ सॉल्ट लगाना है, सॉल्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और उसको आपने प्रेशर कुकर में डाल दें, क्योंकि आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में गोश्त इतनी जल्दी गलता नहीं है। आप उसको प्रेशर में डालें और तकरीबन 30 मिनट के बाद आप उसको निकालें, लेकिन वो जूसी होना चाहिए। उसका पानी ड्राई हो जाए लेकिन वो जूसी हो, मतलब ऐसे ना हो कि उसमें पानी हो और ऐसे भी ना हो कि वो बहुत ड्राई हो जाए। फिर आपने ये करना है कि ग्रीन वेजिटेबल जैसे धनिया का इतना ज़्यादा आप धनिया लें और शिमला मिर्च, कोई 1 पाव शिमला मिर्च, 1 पाव आलू, 1 पाव प्याज, इन सबको आपने डीप फ्राई करना है अलग अलग से। डीप फ्राई करके आपने उसमें मिक्स कर देना है उस बीफ में। इसके साथ ही आपने कोई 4-5 हरी मिर्च काट के डालनी है और उस वक्त आपने उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है, लेकिन इतना नहीं कि आपको फील हो ये लेमन का टेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ बीफ का टेस्ट आपको फील होगा। बस जी, बड़ा जबरदस्त बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, मुंह में पानी आ गया। और इसीलिए हमें लेनी पड़ेगी। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हमने लेनी न्यूज़ ब्रेक। आप जाके खबरें सुने और हम जो बाकी की रेसिपी से इनसे सुनते हैं। Let's take a break. वेलकम बैक जी ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर सुबह की सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं।
और आज एक बड़ा स्पेशल दिन है। कारगिल जंग के हीरो कर्नल शेर खान शहीद का 24वां यौम शहादत है। पूरी अकीदत और एहतराम से आज मनाया जा रहा है और स्वाबी में शहीद के एजाज़ में दुआया तकरीब का एहतमाम भी किया गया है और मज़ारों पर जो है फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया है। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफ़वाज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का एक मज़हर है और हम उनको सलूट करते हैं, उनकी पूरी फैमिली को, पाक फ़ौज को सलूट करते हैं और जितने भी शहदा हैं पाकिस्तान के उनको और उनकी फैमिलीज़ को जो है सलूट करते हैं कि हम आज सुकून से बैठे हैं। पाकिस्तान आज एक दिफाई तौर के ऊपर बहुत ही मजबूत मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जिनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है डिस्टेबलाइज किया जाए या पाकिस्तान का जो नक्शे है दुनिया के नक्शे से इसको जो है मिटा दिया जाए, लेकिन वो हर बार जो है नाकाम होते हैं। एक तो अल्लाह की हिफाजत है हमारे साथ और दूसरे हमारी अफवाज जो है उसकी हिफाजत है और वो जिस तरीके से अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क का दिफा करते हैं, आप सबको सलूट है। नेक्स्ट स्टोरी। अब हम आपको दिखाते हैं मासूम बच्चों का फ्रिज पर मासूमाना अटैक। देखकर आप भी महफूज हो जाएंगे। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। ओह माय गॉड, ये आपका बचपन है मुन्नी, ये मुन्नी का बचपन है, ये आप देख सकते हैं। वेरी क्यूट यार। छत से चढ़ गई ओह वापस भी स्लाइड करके। ओह माय गॉड, ओह गॉड। ये देखिए, ये आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोनिया का ये मुनीब के घर से आई है वीडियो, ये आंटी ने भिजवाई है हमें। यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त जी। ये हम आपको बताना चाहेंगे, ये अभी अभी आंटी ने जो है हमें व्हाट्सएप पे भेजी है मुनीब की बचपन की वीडियो, जो आपने अभी इस वक्त स्क्रीन पर देखी। थैंक यू सो मच आंटी। वो जो फ्रिज पे चढ़ी थी वो सोनिया थी। वो मैं थी। लेकिन मैं बाल इकरार कर रही हूँ बाल कि मैं इसने काले करा लिए, वैसे थे ये ब्लॉन्ड ही। क्या है जी, प्लास्टिक के आलूदगी को ख़त्म करने के लिए जो है शेल पाकिस्तान ने जो है उठाया एक मुनफरिद इकदाम। कराची में पहली बार इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से जो है सड़क बना दी गई है और इस सड़क का अच्छा ही हाल होगा आई एम श्योर। और शेल हाउस से जो है मुसलसल जो है तकरीबन 730 फुट तवील और 60 फुट चौड़ी जो ये सड़क है 2.5 टन से ज़ायद जो है शेल ल्यूब्रेटिक्स की इस्तेमाल शुदा जो है प्लास्टिक की बोतलों से जो है तामीर किया गया है। बड़ी ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद के अंदर भी एक ऐसी ही सड़क जो है तामीर की गई है जो कि आपके मार्गला रोड को कनेक्ट करती है हॉट स्पॉट से गुजरते हुए। अगर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त सड़क लग रही है, खूबसूरत लग रही है एकदम। अच्छा अभी बनी भी है इसलिए भी फ्रेश लग रही है। गिव इट टाइम, 2-4 हफ्ते थे यहाँ पे, आपको कराची वो जो है वो आपको बताएंगे कितने कराचीइट्स हैं वो जी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना। लेकिन ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है शेल ने, बहुत अच्छा। ऐसे कम ही लोग हैं, बड़ी कम कंपनीज हैं जो कि इस तरह से कोई काम करती हैं। उनकी जो वेस्ट जो प्लास्टिक है ना उससे ये बनाई गई है। बड़ा ज़बरदस्त है जी। इस्लामाबाद में भी है और ये मज़ीद जो है इसको जो है प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से 10 गुना ज्यादा है। ओ माय गॉड, दुबई के सऊदी के तो दिल पर आ गई होगी बात। अब वो फटाफट हमारी न्यूज़ सुनने के बाद एक नई इमारत तामीर करेंगे जो K2 से भी ऊपर जाएगी। K2 के ऊपर जाके बुर्ज खलीफा तामीर कर हाँ, कोई बात नहीं है, वो ये कर लें क्योंकि उन लोगों को ऐसा होता है। बिल्कुल। ये जो K2 की चोटी है ये बुर्ज खलीफा से 10 गुना से ज़्यादा ऊंची है और क्या खूबसूरत है। आप देखें, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हैरत ज़दा सहर ज़दा रह जाएंगे आप इसकी खूबसूरती देख के। लेकिन अगेन मुझे अभी भी लग रहा है कि हमारी इस न्यूज़ के बाद जो है इमीडिएटली एक और नई इमारत है जो कि अभी इस वक्त सऊदीया के अंदर एक किंगडम टावर है जिसकी वो जो बुर्ज खलीफा से ज़्यादा बड़ा बनाने की जो लेंथ है इट्स लाइक 1 किलोमीटर उसकी हाइट है उसकी जो किंगडम टावर है। तो बुर्ज खलीफा उसके आगे जो है फिर वो बचा लगेगा। वो अपने आप से ही कॉम्पिटिशंस लग रहे हैं ना। मतलब हम नहीं बनाइए लेकिन अब हम एक और बनाएंगे जो उससे ऊंची इमारतों का कंपटीशन होगा। दिस इज आल्सो एक जो है क़यामत की निशानी भी है कि ऊंची अरब में ही ऊंची इमारतों के लिए जो है मुकाबले जारी हैं और इस वक्त जारी है मुकाबले। आप ऐसे दुबई जाएं तो बस आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नजर आती हैं, शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग्स, यही सब नजर आते हैं, एक से एक ऊंची और जबरदस्त की होती है। खैर, ये बताएं कि आपके पास कोई ब्रांडेड बैग है?
नहीं जी, सस्ते से हाय हाय। लेकिन कोई छोटा ऐसा बैग कोई होता है ना ज़बरदस्त सा, कोई आपने कुछ रखा होता है अपनी निशानी के लिए कि जी ये मेरा ज़बरदस्त एक आइकॉनिक बैग है, ये मेरे पास होना चाहिए? वो तो है मेरा, वो तो है, लेकिन वो है। लेकिन आपको एक बताऊं कि एक कंपनी है जिन्होंने नमक के दाने से भी छोटा सा बैग बनाया है। जी, स्क्रीन के ऊपर देखिए कि नमक के दाने से भी छोटे बैग की जो कीमत है वो 2.25 करोड़ रुपए है। ये बैग एक बहुत ही मशहूर ब्रांड लुई विटॉन यानी कि एलवी का सबसे छोटा मॉडल है, जिसको सुई की नोक पर भी ठहराया जा सकता है। इस बैग का साइज सिर्फ 0.03 इंच है। ये हैंड बैग करीबन $64 में जो है वो $1000 में जो है वो फरोख हुआ, और इस हैंड बैग की सबसे छोटा क्या कहना चाहिए, मुन्ना हैंड बैग है ये। माइक्रो मिनी माइक्रो, हाँ, सुपर माइक्रो मिनी हो जाएगा ये। तो रखेंगे क्या? बस ये एक आइकॉनिक बैग है ना, कोई एलवी का बैग है मेरे पास जो कि बस एक ही बनाया था और मेरे पास है, लेकिन कहेंगे कहाँ है ये, देखो मेरी उंगली पे रखा हुआ है। मतलब आई एम स्पीचलेस। और वो कितने, 2.25 करोड़ रुपए का? हाँ, और लोग आई एम श्योर वो लेंगे भी। ले लिया लोग, किसी ने ले लिया जी कि ये आइकॉनिक है, ये मैंने लिया है, वो वाला सीन हो जाता है ना ये। ठीक है, हो सकता है जी वो एंट मैन हो, वो जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है चूंटी के लिए, चूंटी फिर वो उठा के फिरेगा। वो बस एक ग्रीन डॉट आपको वैसे स्क्रीन पर उन्होंने एनलार्ज करके दिखाया है ना कि भाई ये इसका डिजाइन है, लेकिन वो एक डॉट है ग्रीन। इसको रखेंगे कैसे? हाँ, बहरहाल सब छोड़ें, मुझे बताएं सोनिया, आपको कभी किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है? हाँ, अचानक से एक दिन से मेरी अम्मी ने निकाल दिया था मुझे फैमिली ग्रुप से बाहर। अम्मी ने बोला घर से निकलो। कहती तुम रिस्पांस ही नहीं देती, आउट। अच्छा, ये फैमिली ग्रुप्स में होता है व्हाट्सएप में, आपको घर से कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते, गुस्से का इजहार होता है, फिर बंदा जाके बनाता, फिर वो कहता है यार मुझे वापस व्हाट्सएप। हाँ, मैं कहती तस्वीरें नहीं आ रही, कोई बातचीत नहीं आ रही, कोई धड़ाधड़ देखा तो मुझे आउट, रिमूव। अम्मा रिमूव योर। ऐसे ही एक शख्स है जी, मशरकी अफ्रीकी मुल्क युगांडा में हैरानकुन वाकया पेश आया है, जबकि शहरी ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने पर जो है अदालत से रुजू कर लिया है। उसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला, वो अदालत पहुंच गया और अदालत ने शहरी के हक में फैसला सुनाते हुए जो है एडमिन को जो ना सिर्फ मुतासरा शख्स को ग्रुप में शामिल करने का हुक्म दिया, बल्कि शहरी को जो है ग्रुप का एडमिन भी बनाने का हुक्म दिया। लेकिन फिर पता क्या हुआ? फिर मुतासरा शख्स को जो ग्रुप में दोबारा शामिल करने वाले जो इसको एडमिन बना दिए गए, उस जितने ग्रुप में लोग थे वो तमाम अफराद ग्रुप छोड़ गए, और जो मज़कूरा शहरी इस ग्रुप के जो वाहिद मेंबर रह गया। फिर अच्छा, फिर भी मजे की बात, दोबारा क्यों? तमाम मेंबरान ग्रुप छोड़ने के जो हैं उन्होंने ग्रुप छोड़ा, और शहरी एक बार फिर अदालत से रुजू करने चला गया है। क्यों कि सब छोड़ के चले गए, मुझे ग्रुप में अकेला कर गए। इन सबको हुक्म दिया जाए कि ये वापस ग्रुप ज्वाइन करे, वरना कोई वो जुर्माना लगेगा उनके ऊपर। सही है, ये भी सही है। वाहिद मुनफरिद केस है जी। तो अगर आपको भी किसी ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है, अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है, तो आप भी जो है अदालत से रुजू करें और उस एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने आपको ग्रुप से निकाला है। तो आप भी, लेकिन इसके लिए जोगंडे जाना पड़ेगा, यहाँ तो 10 साल चलना है ये मुकदमा। केस नहीं चले आगे बढ़ते। ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवाऊंगी कि प्लास्टिक लगूं, ये कहना है हमारी लेजेंड अदाकारा का बुशरा अंसारी साहिबा। बहुत से लोग समझते हैं कि बुशरा अंसारी ने भी चेहरे की सर्जरी करवाई है, लेकिन ये एक गलत फहमी है, क्योंकि बुशरा अंसारी के मुताबिक उन्होंने कभी भी अपने चेहरे को नहीं छेड़ा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चेहरे के खदोखाल ही तब्दील हो जाएं, कभी उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। और उनका कहना है कि नौजवान बच्चियों को भी वो यही कहेंगी कि खुदारा अपनी शक्लें ना छेड़ें, अपने बाल ना डाई करवाएं, इतने प्यारे बाल हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये जो है बुशरा साहिबा जो वो कह रही हैं, ये बड़ा वैसे पता नहीं क्यों हो रहा है। आपने भी कराई हुई है पूरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी? मैं तो टर्की गई थी करवाने के लिए। ये क्यों करवाती हैं? मैं मुझे एंजेलिना जूली बना दो, मुझे रोल चाहिए। वैसे जितनी भी ख़वातीन ज़्यादातर प्लास्टिक जो सर्जरी वगैरह है वो फिलर्स वगैरह करवाती हैं, एक और ने भी करवाया, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन पूरी शक्ल ही तब्दील हो गई है। और मुझे हैरत होती है कि आप क्यों खुश नहीं हैं अल्लाह की दी हुई नेमतों से, और आप उसको क्यों ऑल्टर करवाती हैं अपनी पसंद की वजह से। या अगर कोई आपको कहता है कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, मज़े की नहीं है, तुम्हारे आईब्रोज ठीक नहीं है, चीक्स ठीक नहीं है, तो आप मतलब क्यों खुदा की जो एक
बनाई हुई चीज है उसको ऑल्टर करते हैं अमनी और वो बात, खराब ही हो अब वो जाती है। फैशन बन गया असल में। अब वो कंपटीशन इतना हाई हो गया कि जिस तरह से हर गली में पहले एक दर्जी हुआ करते थे, इसी तरह से अब हर गली में आपको एक ये कॉस्मेटिक सर्जन और प्लास्टिक फिलर मिलेगी। और ये सब नहीं, प्लास्टिक सर्जरी दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कॉस्मेटिक्स में ये एस्थेटिक जो है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसमें बोटॉक्स और फिलर्स वगैरह आ जाते हैं। नहीं, वो प्लास्टिक लुक की बात कर रहा जी, हूँ। जो प्लास्टिक लुक आ जाती है वो यही कि आप जब बहुत सारी चीजें अपने ऊपर ढुसेड़ देंगे अपने चेहरे के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो तो इतना सही है ना, वो उसको कहाँ जाना है, फिर वो आपकी चेहरे की खदोखाल ही जो है वो तब्दील कर देता है। अगर कि हकीकतन आपकी नाक टेढ़ी जैसे कुछ खवातीन की होती है कि भाई इतने ऑड है, इतना ऑकवर्ड है कि आगे जाके मसाइल का सामना करना पड़ सकता है बिल्कुल रिश्तों ऐसा में, ही है। आपको और पता है इसी मसले से आ कनेक्ट जाते हैं। करते हुए भी एक जो नेक्स्ट स्टोरी है वो इसी से कनेक्ट कर रही है, बल्कि दुनिया में कोई ऐसा जो है इंजेक्शन नहीं है ख़वातीन और हज़रात जो किसी को गोरा कर दे। और ये भी शाइस्ता लोधी हैं, वो कह रही हैं, जी। ये खुद भी डॉक्टर हैं और मारूफ मेज़बान और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शाइस्ता लोधी का कहना है कि गोरा होना खूबसूरती की अलामत नहीं है। बहुत शुक्रिया शाइस्ता जी, आपने ये कहा है। और दुनिया में कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो कि इंसान को गोरा कर सके। और ये जो इन इंजेक्शंस को भारत और पाकिस्तान में जो है वाइटनिंग इंजेक्शंस कहा जाता है, लेकिन ये इंजेक्शन दरअसल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि किसी भी इंसान के जिस्म को क्लीन करता है। लेकिन क्योंकि ये इंजेक्शन पाकिस्तान और भारत में जो है बेचा जाता है और ये कह के कि ये गोरा करने का इंजेक्शन इसलिए जरा बिक जाते हैं ना, जल्दी मार्केट हो जाता है तो वो। ये गोरा नहीं करता, बेसिकली जी। वो आपको डिटॉक्सिकेट करता है ना, जी, ऐसा ही है। ये जो है वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको गोरेपन के लिए कहा जाता है कि गोरा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी अल्लाह ताला ने आपको स्किन अताई है, बस उसी की हिफाजत कीजिए और अपनी स्किन के अंदर कॉन्फिडेंट रहिए बस। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे प्रोग्राम में और क्या क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक हाजरीन और नाजरीन। पाकिस्तान जो है वो टैलेंट से भरपूर है, जगह जगह से फूट रहा है टैलेंट, यकीन मानिए। ऐसा ही है कि नहीं है? मतलब आप कहीं जाएं आपको टैलेंट मिलता है। आज हमारे स्टूडियो में भी ऐसे ही दो माशाल्लाह से स्टार्स मौजूद हैं जो हमारे मुल्क का परचम जो है वो आलमी मैदानों में बुलंद करते हैं। जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान जमान साहब और सादिया गुल साहिबा। जब ये लोग इतना तशरीफ लाए तो हमें लगा अलग अलग हैं, लेकिन जब स्टोरी खुली तो स्टोरी हम आपके साथ खोलेंगे, ज़रा सरप्राइज रखते हैं। फरहान पाकिस्तान के ऐसे स्क्वॉश प्लेयर हैं जिन्होंने गालिबन हर मुल्क में जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मेडल्स जीते हैं। ये तो हम इन्हीं से जानेंगे कि कितने मेडल्स जीते हैं और क्या क्या जीता और कहाँ कहाँ जीता, किन ममालिक में परचम सर बुलंद किया। सादिया गुल साहिबा पाकिस्तान की साबका नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर रह चुकी हैं और अभी कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा इनकी छोटी मोटी नोक झोंक भी थी जो हम आपके सामने सुनेंगे कि ये जो है ये शादी कैसे हुई, क्या बड़े मज़े का किस्सा है। पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। मैं भी फंबल कर गई आपकी एनर्जी देख के। एक्साइटेड हो गई मैं। क्योंकि जब अंदर आ रहे थे हमने कहा एक इधर बिठाते हैं स्कॉच प्लेयर्स हैं, फिर पता चला जी हस्बैंड वाइफ हैं, फिर और पता चला जी पसंद की शादी है, और पता चला जी इंडिया में पसंद किया गया। तो वी वर लाइक ओ गॉड, ये तो बात करने वाली। टेक लगा के बैठ रहे हैं सर। हाँ, पहले तो ये बताएं, स्टोरी सुनाएं। बहुत स्टोरी शुक्रिया सुनाएं। हमें दोबारा ये याद करवाने के लिए। क्या कहते हैं, ये स्टोरी जो है हम सादिया से सुनेंगे। ये स्टोरी चले मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर आगे कंप्लीट करेंगे। तो असल में मेरी और फरहान की काफ़ी लड़ाइयाँ चल चुकी हैं कि हमारे पेशावर में ऐसा होता है कि जब हम ट्रेनिंग करते तो वहाँ पर कोई टाइमिंग्स होती थी। शादी के बाद लड़ाइयाँ हो रही हैं? शादी से पहले की स्टोरी वो तो टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता बन जाता है। लेकिन उससे पहले भी हमारा ये था कि कोर्ट टाइमिंग्स थी और उन्होंने क्या किया था, मेरी टाइमिंग्स इनके बिल्कुल जैसे इनका फिनिश होता था मेरा टाइम स्टार्ट होता था। ये क्या करते थे, ये मेरे टाइम में आके खेलते थे जानबूझकर कि मैं ना खेल सकूँ। और मैं 400 लड़कों में अकेली लड़की थी तो मैं चाहती थी मैं जाऊँ खेलूँ और बस मैं निकल जाऊँ, क्योंकि आपको पता है पेशावर में माहौल उस तरह से नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा एक जगह पर स्टे करें। लेकिन ये वहाँ खेलते थे तो मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ इनसे कोर्ट पे हुई और ये कहते मैं इनको कैसे निकले, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। ये कहते मैं सीनियर प्लेयर हूँ, तुम कैसे निकाल रही हो मुझे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम इंडिया गए, वहाँ से जब वापस आए तो इन्होंने मेरे घर रिश्ता भेज दिया
इंडिया से वापस आए, रिश्ता भेज दिया। और मेरी अगले दिन फ्लाइट थी यूएसए की, मैंने यूएसए जाना टूर्नामेंट खेलने, और इन्होंने रिश्ता भेजा। उससे पहले इन्होंने कहा क्या मुझे पसंद है, मैंने कहा हम तो इस तरह नहीं करते, हमारे शादियाँ होती है, मैंने कहा वो लड़का होगा भाग जाएगा। इन्होंने रिश्ता भेज दिया, और उसके बाद जो है मेरे फादर ने कहा अभी तो टाइम है, हम थोड़ा सोचेंगे। तो इनको बड़ा जो है ना धचका लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मुझे उन्होंने कहा अभी टाइम है, इनका था कि बड़े हो जाओ। लेकिन मेरे फादर को पसंद तो फरहान थे क्योंकि बहुत अच्छे थे, लेकिन वही कि वो टाइम लेना चाह रहे थे। और पठानों में थोड़ा होता है कि एक ही बार से वो कहते हैं, वो हाँ नहीं कहते, तो आपको थोड़ा जाना पड़ता है, थोड़े अच्छा, ये वैसे अच्छी जतन उठाने पड़ते हैं। अच्छी बात है ना, थोड़े अच्छी एडवाइस, ताकि उनको जरा वैल्यू भी हो ना। सही है। अपनी साइड की स्टोरी सुनाओ जी। अच्छा, मेरी साइड की स्टोरी है कि तो सलाम करती नहीं थी किसी को, सही है। तो फिर मेरे ही कोर्ट में आके बैठ रही है, सही है। तो गुस्सा तो आएगा कि यार ये किस तरह का, मतलब मैं सबसे जो सीनियर प्लेयर होता है उसको ऐसे ही लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि शायद उधर की डिमांड भी है। पेशावर में अगर आप किसी को सोच समझ के बोलिएगा, घर भी जाना है। नहीं, पूरी दुनिया को बताया था कि बहुत नक्चड़ी लड़की है, ये बहुत बदतमीज लड़की है, और मुझे हर दूसरा बंदा आके कहता था। फिर मैंने शादी के बाद अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ काम आपको नहीं करने चाहिए, फ्यूचर में पता नहीं चलता कि क्या से क्या हो जाए। तो कुछ काम नहीं करने चाहिए, इसका ये। अच्छा, तो ये जो इंडिया से वापसी पे आपने रिश्ता भेजने का जो भेजा, अच्छा, इसमें क्या स्टोरी है? मैं मैच खेल रहा था और फिर इसके बाद सादिया का मैच था। तो सादिया कोर्ट में गई और ये बड़ा अच्छा खेल रही थी। तो सादिया अच्छी शॉट मारने के बाद, मतलब और भी प्लेयर्स थे मेरे साथ, तो सादिया बोले फरहान जमान निक ना। तो मैंने कहा मेरी निक सही है, मुझसे भी अच्छी निकें मारते हैं, लेकिन इसको मतलब फिर एक जगह पे हमारी कुछ क्लैश चल रहे थे, डिस्कशन चल रही थी। तो सादिया ने आके बोला कि सिर्फ फरहान का तो कसूर नहीं है, इसमें औरों का भी, क्योंकि वहाँ पे मैं पिघल गया। हमारी टीम ना वहाँ पे मैं पिघल गया। हमारी टीम ना वहाँ पर मतलब एक और लड़का भी हारा था, लेकिन सारा ब्लेम उन्होंने इन पे डाल दिया था कि आपकी वजह से सारी टीम हारी है। तो मैंने कहा वो जो दूसरा लड़का हारा है उसको भी आप ब्लेम करें ना, कि आप क्यों हारे हैं, क्योंकि दो हारे तो टीम हार गई। तो वहाँ पर अंदर से जो मोहब्बत है ना, डिफेंस मोड एक्टिवेट हो गया। मतलब कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। ऐसा नहीं, मैं बहुत ज्यादा उसमें थी। मैं कहती थी मैं तो शादी नहीं करूंगी कभी, ये शादी क्या चीज होती है, मैंने करनी नहीं, लेकिन सबसे पहले हुई मेरी अपने घर में, खानदान में। ये बताएं कि बज़ाहिर देखने वाला जो स्क्वॉश है, हमें लग रहा होता है बस ऐसे ही तो करना है खाली, और क्या करना है, लेकिन ये कितना मुश्किल है। कहते हैं ये जब आप लोग आएंगे, सही है, हम आपको करीब ही हम आप लोग के, आप आए, हम आप लोग को सिर्फ 15-20 मिनट खिलाएंगे, और रात को जब आप लोग अच्छी नींद करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी स्क्वॉश में बेसिकली आपके हर टाइप का मसल जो है ना यूज होता है। इसमें आपको बेंड होना पड़ता है, मतलब आप कह ले बेस्ट कार्डियो है, आपको कार्डियो करने की जरूरत नहीं है। आप आए स्क्वॉश खेलें, फिनिश 30 मिनट्स चलते हैं प्रोग्राम के बाद। बिल्कुल आप लोग आए, और कल आप तो आएंगे नहीं, प्रोग्राम करने में तैयार हो जाओ। स्क्वॉश के अलावा भी सब ये भी जॉगर पहन के रही है। सब गेम्स डिफिकल्ट होती है, लेकिन हर स्पोर्ट्स अगर आप प्रोफेशनली खेलें तो वो डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको डिफरेंट ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको फिजिकल करना पड़ता है, आपको कोर्ट में 3-3 घंटे देने पड़ते हैं। तो फिर ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट होता है। जो बाहर से आते हैं वो देखते हैं अच्छा बस ऐसे खेला, ये खेला, ख़त्म बात, उनको ये लगता है बहुत ईजी है। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो है तो टफ, लेकिन ये एडिक्शन है। अगर आपने एक बार खेल लिया तो फिर उसके बाद आप छोड़ नहीं सकते, आप कहेंगे मैंने ये हमेशा खेलते रहना है। ये वैसे तो होना चाहिए। ये हम लोग लॉन टेनिस के बारे में भी यही कह सकते हैं, वो भी बड़ी दिखने में आसान है, लेकिन क्योंकि मैंने खेली है बहुत डिफिकल्ट है। स्क्वॉश में थोड़ा खेला, ज़्यादा नहीं खेला, लेकिन इस वक्त अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? कोचिंग कर रहे हैं, अभी खेल भी रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम इस वक्त पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं एज अ प्लेयर, और साथ में हम कोचिंग भी कर रहे हैं ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है वो भी सीखें। जूनियर की टीम को ट्रेन कर रहे हैं जो कि चाइना जा रही है नेक्स्ट मंथ। अच्छा। तो उसमें मैं एज अ कोच जाऊंगा टीम के साथ, और उसमें अंडर 19, 17, 15 और 13 कैटेगरीज हैं, और सारे प्लेयर्स हमारे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मेडल्स के साथ आएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है एशियन गेम्स हैं, उसके लिए फिर सादिया और मैं मतलब खुद एज अ प्लेयर भी अपने आप को फिट करते रहते हैं, और तो हम मल्टीटास्क काम है हमारा। और फिर शाम के टाइम हमारा एक और हमने स्क्वॉश को हमारी स्क्वॉश फेडरेशन ने बेसिकली
हमें अलाउ किया कि हम जो बाहर सीखना की चाहते हैं, बिगिनर्स हैं और उनको स्क्वाश का अवेयरनेस नहीं है, तो स्कूल्स में जो हम बच्चे सिखाते हैं सही है, तो हम उनको भी मतलब साथ साथ में मतलब सिखा रहे हैं स्क्वाश। हमारे पास 3 बच्चियां भी आई थी, वो क्या नाम जी, था उनका तीन- यार? तीनों मैविश। बहन- बिल्कुल, जी। तो तीनों उनको बहनें हम जो लोग हैं। एशियन जूनियर के लिए मतलब ट्रेनिंग करवा रहे हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए। अभी हमजा खान है जो कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंशाल्लाह जब वो जीत कर आएगा तो हम आपके स्टूडियो में इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, for इंशाल्लाह, sure। इंशाल्लाह ये बताएं लाजमी। माशाल्लाह कितने अभी तक इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं आप? मैं इतने ज़्यादा मैं लिया है कि मुझे याद नहीं है, सही है। और मैं लास्ट एशियन सीनियर चैम्पियन भी पाकिस्तान को जो बनाया था वो मैंने बनाया था, सही है। और अभी काफ़ी गैप आ चुका है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग आस्ता आस्ता रिजल्ट्स देखेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं शिकागो ओपन चैम्पियन हूँ, मैं वाशिंगटन ओपन चैम्पियन हूँ। मैंने Very nice, माशाल्लाह। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है $30,000 का, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो जीती हुई है। माशाल्लाह। तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, साउथ एशियन गेम्स चैम्पियन हूँ, वर्ल्ड जूनियर, ब्रिटिश जूनियर, काफ़ी इवेंट्स हैं, मतलब मैं गिन नहीं माशाल्लाह, सकता। so humble, माशाल्लाह, so माशाल्लाह humble। माशाल्लाह। वैसे आप ये देखें, और आप इनके दिल की चैंपियन हैं। नहीं, ये सादिया भी बहुत अच्छी चैम्पियन है, ये पाकिस्तान नंबर 1 माशाल्लाह। वर्ल्ड टॉप 80 में ये रही हैं। और फिर मेरे साथ माशाल्लाह। शादी ना होती तो शायद और भी आगे जा रही अगर थी। जिस ईयर मेरी शादी हुई तो उस टाइम मैं टॉप 80 में थी, और उस साल पाकिस्तान में काफ़ी इवेंट्स हुए थे जो कि अगर मैं खेलती तो मैं टॉप 30-40 में पहुंच जाती आराम से। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ऑफ कोर्स आप अभी नंबर 1 पे पहुंच गई है ना। अभी नहीं, हम नंबर 1 तो मैं रह असल में चुकी हूँ अपनी काफी बेटी का भी time। ख्याल करते हैं, वो पीछे बैठे हुई कार्टून देख रही है, तो वो साथ साथ में घर के काम और खेलना फिर थोड़ा सा। तो बेटी को भी ट्रेन कर रहे होंगे, आई एम हाँ, श्योर, वो भी स्क्वाश के लिए। अभी तो छोटी है लेकिन वो उसको सारा कुछ आ गया कितने देख साल देख की के। है? 4 साल की है अभी, लेकिन उन्होंने देख देख के सारा कुछ सीख लिया है। वो वो जितने तो भी ब्लड में हमारे आ गया ना बिल्कुल, उसके। वो सारा दिन हमारे players साथ होते हैं। स्क्वाश, हम जिस तरह आप लोग इधर होते हैं, हम स्क्वाश में सारा दिन हमारा उधर गुजरता तो है। वो देखती है जो जो प्लेयर करता है वो जाके नेक्स्ट कोर्ट में वही अप्लाई करना शुरू कर देती है और खुद करती है और मुझे सिखाती है कि मामा ऐसे एक्सरसाइज इस तरह करते हैं। अब वो हमें सिखाती है। That's very- वैसे that's अभी very हालिया जो दौर चल रहा है, स्क्वाश को या स्क्वाश प्लेयर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? स्क्वाश प्लेयर्स जो हैं, मतलब क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, हमें अगर बड़ी मुश्किल से हमारी स्क्वाश फेडरेशन टिकट दे दे, फिर हम जिस मुल्क चले जाते हैं, सही है, वहाँ पे हमें 3-4 महीने रह के सरवाइव करना होता है। वो बहुत मतलब एक ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मिशन है, सही है, जिसको आपने अब आपके पास Finances इतना नहीं होते। पैसा नहीं है, सही है, आपने आपको होटल भी 5 स्टार होटल मिला हुआ है, सही है, उसमें आप सारे प्लेयरों के साथ रहना होता है, सही है। जो आपके मेन पास मसला है ना वो स्पॉन्सर का है। पहले होते थे स्पॉन्सर, किसी भी गेम के लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, स्पेशली स्क्वाश में, क्योंकि वो एक्सपेंसिव गेम है। तो सबसे पहले तो आपके इक्विपमेंट्स जो हैं उसको आपको जो है पूरा करने के लिए, एक शूज़ और रैकेट और बॉल इतने महंगे हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको फ़ंड चाहिए होता है। फिर आपको साल में एटलीस्ट 10 to 12 टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। आपको डिफरेंट कंट्रीज़ जाके खेलना पड़ता है, तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, आप पहले आगे पीआईए जाते ने हैं। स्पॉन्सर किया हुआ था, जो पहले के जितने भी प्लेयर्स हैं और हमारे, अब उसे स्पॉन्सर की जरूरत है। हाँ, पीआईए जो है वो स्पॉन्सर्ड करती थी बिल्कुल। प्लेयरों को, जिसकी वजह से वो जाते थे, मैचेस और खेलते थे। दूसरा ये कि इस चीज़ की अवेयरनेस अब ख़त्म हो रही है। स्क्वाश पहले हमारा जिस तरह 40 साल हमने हुक्मरानी की दुनिया पे, तो अब उस तरह से जो है हमारे प्लेयर इस तरह से नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है स्क्वाश की। मीडिया पे पहले बहुत ज़्यादा स्क्वाश आता था, अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा आता है। स्क्वाश जिस पे हमने 40 साल हुक्मरानी की, वो चीज़ थोड़ा सा साइड पे हो गई है। तो जैसे आप लोगों ने हमें बुलाया, तो इस तरह लोग जानेंगे कि स्क्वाश क्या होती है। इस तरह जितने भी हमारे स्क्वाश के प्लेयर्स हैं और स्क्वाश के मैचेस वगैरह अगर दिखाए जाएँ तो अवेयरनेस पैदा होगी, स्पॉन्सर आएंगे, तो जो गेम जहाँ थी वापस से वहीं पहुँच जाएगी। बिल्कुल आपकी सही बात इंटरप्ट करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हमारा चैनल जो ABN न्यूज़ है, हमने अब तक सबसे ज़्यादा स्क्वाश प्लेयर्स को ही बुलाया है, और हमारी ये दुआ है, और मैं और मुनीब खास तौर पे हमारी तरफ से बहुत सपोर्ट रहती है कि जितने भी लोग हैं, आप किसी जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या आपके बच्चे खेलते हैं, प्लीज़ आप हमसे रब्ता करें, और हम उन्हें बुला के यहाँ आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं, और हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि जो भी प्रोग्राम इस वक्त हमारा जहाँ भी देखा जा रहा है, प्लीज़ स्क्वाश को अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कीजिए, आप हमसे रब्ता कीजिए, क्योंकि ये लोग जो है ये कौम का असासा हैं। बेशक। मैं क्रिकेट कितना आपको क्या जिता के लाते हैं, मतलब हर वक्त क्रिकेट, ठीक है क्रिकेट भी अपनी जगह है, लेकिन स्क्वाश भी है, टेनिस भी है, इस पे भी हमें जोर देना चाहिए। स्क्वाश के फायदे मैं बता दूं, जिसकी वजह से लोग खेलने आएंगे। किसी को आइडिया ही नहीं है कि हम जब 12-12 साल के थे तो हमें जॉब्स मिल जाती हैं, सही है, तो लोग डरते हैं कि यार स्क्वाश में जाके टाइम ज़ाया होगा, सही है। हमें जॉब्स मिल जाती हैं, सही है। दूसरा
बाहर यूनिवर्सिटीज़ हमें स्कॉलरशिप देती हैं। सही है, मुझे ट्रिनिटी और हार्वर्ड से आई थी, उस वक्त हमें आइडिया नहीं था कि क्या कहते हैं ये एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। सही है, तो बाद में जैसे जैसे मतलब वक्त चेंज हो रहा है तो पता चल रहा है कि वैसे तो हम दोनों ने MSc की भी है फिजिकल हेल्थ में, पढ़ाई हमने इधर भी। ये भी है कि स्क्वाश जब आप खेलते हैं ना तो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं हमारी स्टडी, एक लड़की आई मेरे पास, कहते नहीं मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ और मेरी स्टडी सारी ना इसकी वजह से ज़ाया हो जाएगी और मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। मैंने कहा अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं ना तो एक स्पेशली स्क्वाश वो माइंड की गेम है, तो आपका माइंड इतना शार्प होता है और आप इतने स्मार्ट होते हो कि वो जो आप जहाँ पर 1 घंटे में सीखते हो वहाँ आप आधे घंटे में सीखेंगे, क्योंकि आपका माइंड शार्प हो जाता है, आप फास्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्स। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो लोगों को ये खेलना चाहिए। कुछ गेम्स ऐसी हैं कि वो तो अपनी आप स्टडी के लिए भी खेलें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आजकल क्योंकि बच्चों में भी, इवन बड़ों में भी, छोटों में भी एग्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ गई। अगर आप स्क्वाश खेलेंगे तो एक ऐसी गेम है, मुझे लगता है वाहिद गेम ऐसी है कि आपने सामने दीवार पे बॉल मारनी है और अपना सारा गुस्सा निकालना है। अकेले भी खेला जा सकता है, अकेले खेला जा सकता है, इसके लिए आपको पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। आप आए खेलें और आपकी सारी एग्रेशन, एंजाइटी, आपके जो आजकल बच्चे आप लोग मोबाइल पे बैठाए होते हैं, ये इंडोर गेम है, आप लेकर आए बच्चों को खिलाएं। एक तो वो पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी ग्रूम होती है। हमारे पास टाइम कम है, ये बताएं कि इस वक्त कोई समर कैंप आप दोनों चला रहे हैं जिसमें बच्चों को आप बुलाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग समर कैंप भी चला रहे हैं, साथ में हम जो 5 to 9 हमारा टाइम है, उसमें हम प्लेयर्स हैं उनके साथ भी मौका देते हैं, उनकी गेम दिखाते हैं। स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो इस वक्त वालिदैन देख रहे हैं और आप प्लीज़ कोई एक्टिविटी ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए समर कैंप के लिए, तो प्लीज़ आप इनसे रब्ता कीजिए। स्पोर्ट्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इधर ही इस्लामाबाद G6 में है और 9 to 5 टाइमिंग है। स्क्वाश जो कोर्स है वहाँ पे आप पूछ के भी जा सकते हैं, अपने बच्चों को करवाएं और उनकी एक्टिविटी कराएं। ऑलराइट जी, मिस्टर एंड मिसेस फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इसी तरीके से पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करते रहिए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेगमेंट है हमारा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स अब ना सिर्फ मुल्की सतह पर कामयाब और बेहतरीन फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल मुकाबलों में भी अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं और हमारे मुल्क के लिए भी अवार्ड्स जीत कर ला रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म मेकर एहसन मिन्हाज, जी हाँ वही जो कुछ अरसे पहले हमारे साथ लाइव से डब्बे में थे बिल्कुल, उनकी फिल्म सुकून ने आलमी शोहरत समेटी है और बिलखुसूस अरब दुनिया में इस फिल्म को काफ़ी पजीराई भी मिली है। इस फिल्म के हवाले से मजीद बात करने के लिए आज वो खुद एहसन मिन्हाज साहब जो है हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और एहसन के साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद राठौड़ भी मौजूद है, जो कि खुद भी फिल्म मेकर हैं। और अब स्टार्ट करते हैं। एहसन, कैसे हैं आप? आई एम गुड। वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैंने नहीं करना, वो सऊदीया वाला हमने पहले कर चुके हैं। हम दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से एहसन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बल्कि और वो इस वजह से मौजूद है लिटरली ख़वातीन हज़रात की पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से जो है एनहांस किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। एहसन, Well, I think there are a couple of ideas. मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई थिंक पहले तो हमें ये चीज़ कुछ पॉइंट आउट करनी चाहिए कि हम हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम कहाँ पे एक्सेल करते हैं, हमारा टैलेंट पूल कितना बड़ा है, हमारे इकोनॉमिक्स जो हमारी इंडस्ट्री की हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के एडवांटेज में अवेलेबल हैं, और गवर्नमेंट की सपोर्ट किधर है, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं। एंड इन चीज़ों को देख के फिर हमने डेफिनेटली ये भी देखना है कि व्हाट डू वी लैक, मतलब हम प्लेटफॉर्म्स लैक करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो कि आई हैड a little bit of conversation with more filmmakers in Islamabad. एक ग्रुप बना हुआ है and we've been discussing a lot of things कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर all of a sudden जब सऊदीया में सुकून का सारा कुछ हुआ, that all kind of I think opened people's eyes कि what is it that we can do in Saudi, because Saudi and the Middle East market right now is untapped. बिल्कुल। And there is not a lot that has happened, and I think you know, I'm not
found another Pakistani who has you know kind of opened those doors in such say कि एक Arabic content बना के Saudis और एक Middle Eastern audience का trust आपको मिल जाए. But I think from a Pakistan standpoint what we need to do is mentoring. Mentorship is something जो कि मैं समझता हूँ कि universities में अभी on a international standard थोड़ी lack कर रही है. I've done a couple of workshops here when जब भी मैं पाकिस्तान आता था, and that would be something that I would always encourage students is to kind of take risks. और I think बहुत एक comfort zone बना हुआ है जिसमें everyone has gotten very used to. अच्छा, यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जितने भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं हम लोग, एहसन माशाल्लाह से 400 फिल्म मेकर्स में सऊदीया में ही वन द अवार्ड, और रेड सी फिल्म फेस्टिवल में भी एहसन ने अवार्ड जीते हैं, और अब ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने हॉलीवुड में भी जो है वो कदम लेने जा रहे हैं. यूके में भी मेरे ख्याल से कुछ आप लोगों का चल रहा है. लेकिन ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान की जो है ना, मैं पाकिस्तान को पाकिस्तानियत की वजह से कि मैं यहाँ पे किसी तरीके से यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको रिवाइव करूँ, इसको मैं मदद कर सकूँ. ओपन है इसके दरवाजे. जो भी फिल्म मेकर्स हैं आप ऐसे से रब्ता कर सकते हैं और कोलैबोरेट करके पाकिस्तानियत को आगे बढ़ाएं. राठौड़ साहब जी कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह. वैसे राठौड़ भी एक फिल्म है, टाइटल है राठौड़ वन, राठौड़ रिटर्न्स. अच्छा मोहम्मद राठौड़, आप भी फिल्म मेकर हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में. Basically, I'm also a filmmaker. I'm in NCA. It's my final year. मैं thesis year तक पहुंच गया हूँ किसी तरीके से. तो अब I'm going into my production phase right now, and currently we are also working on getting to Saudi and figuring out how to tap the untapped market, as Ehsan mentioned. So right now, just looking at possibilities to have cultural collaboration between the GCC and Pakistan primarily. That's very nice. That's very nice. That's very nice. तो अभी जो सोनिया हैं, मैं हूँ, हाँ मैं हूँ. आगे कुछ ये भी एक्टिंग करती है. मैं तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ. लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, वैसे पाकिस्तान आने का जो आपने एक कुछ सोच के आए होंगे ना कि मुझे ये कुछ गोल्स होते हैं, तो कुछ प्लान जरा सा हमारे साथ शेयर करें ना. ऐसे बता रही है ये जो गोल्स है ना, चेकलिस्ट तो एक बड़ी लंबी लेकर आया था, बट रिवील नहीं कर सकता इतना कुछ. अच्छा, रिवील इन डेप्थ टॉक्स जो कि इन ऑल लेवल्स हो रही है, फ्रॉम वेरी हाईएस्ट ऑफ द हाई लेवल टू द ग्राउंड लेवल. और मैं यानी तो हमें कुछ मतलब कि अच्छी मूवी देखने को मिलेगी सिनेमा पे, हम जाएंगे पॉपकॉर्न खाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा. एक दिन आएगा. एक फीचर फिल्म है जिसको मैं 2 साल से डेवलप कर रहा हूँ, एंड आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर के द ओनली नेम इज़ द टाइटल ऑफ इट जो मैं रिवील कर सकता हूँ, बट अदर देन आई कैन नॉट नेम द कास्ट और एनीथिंग, बट इट्स फनकार. आई मीन इट्स समथिंग फ्रॉम द आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव, और इट्स समथिंग अबाउट हमारे पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट की कदर, एक आर्टिस्ट की वैल्यू, एक आर्टिस्ट की पाथवे और उसका इख्तिताम. मैं वो देखना चाह रहा हूँ. मैं उस फिल्म को ऐसे देखना चाह रहा हूँ कि मुझे फील हो कि हम एक राज कपूर फिल्म देख रहे हैं. हम समथिंग ऑन द ओल्ड सिनेमा मैजिक, बट विद मॉडर्न टाइम्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, पर एट द सेम टाइम वो फील पुरानी है. जी, वैसे पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन हमारे जितने लेजेंड्स हैं, हम जितने लेजेंड्स हैं पाकिस्तान में, मतलब पहले तो अवार्ड्स मिलते ही नहीं थे, बेचारे वो गुजर जाते थे, और जैसे ही वो गुजरते थे फिर उनकी शान में, उनकी याद में अवार्ड्स और सेरेमनीज रखी जाती थी. खुदा का शुक्र है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ और अभी उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने लगे हैं. बट स्टिल कुछ ऐसे भी फनकार हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और वो बेचारों का जो उनका जो इख्तिताम हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है. And that's exactly a major element in the story. मैं अपने जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री में पुराने लेजेंड्स हमारे हैं, आई थिंक मैं उनको वापस देखना चाह रहा हूँ. मैं वो टाइम देखना चाह रहा हूँ जब अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर का शो आता था, एंड आई वांट टू सी अ ग्लिम्स ऑफ दैट. आई वांट टू सी द राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ इट. अगर अनवर मकसूद साहब के साथ ये लिखने को भी मिल जाए ना, वुड बी अमेजिंग, क्योंकि दिस इज़ दैट काइंड ऑफ स्टाइल. और आई थिंक वो चीज़ अब मिसिंग होगी कमर्शलिज्म के पीछे. बहुत ज़्यादा एक फॉर्मुलेक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग हो गई है,
हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑल्दो काम अच्छा हो रहा है. मौला जट इज़ वन, उम्र यार आ रही है अभी, फैसिनेटिंग वर्क ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आई वुड से, बिल्कुल जो कि अभी अपकमिंग है. मौला जट वी ऑल नो हाउ इट डिड, अभी भी चल रही हो तो सिनेमा अभी भी चल रही है. आई मीन बिकॉज इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. इट्स समथिंग कि मैं सऊदियों को लेकर गया था एंड दे वर लाइक यार वी आर इम्प्रेस्ड. ये पाकिस्तान में बना है. That ये was what they पाकिस्तान were में asking. एग्जैक्टली, बड़ा जबरदस्त काम किया है. And that is something that gives them trust. But then at the same time, then we come in, then we do their content, we do at a standard that they did not expect from us. और अब हम कह रहे हैं कि we're in the game. Americans के साथ अभी मैं collaborate कर रहा हूँ. I'm collaborating with the Saudis. I'm collaborating with people that are chairman level at this point from the embassy. And these are people जो कि are policy makers. ये हॉलीवुड से आए हुए हैं, ये CAA से आए हुए हैं. And these are the people that I am now meeting with. बहुत जबरदस्त. And I'm representing Pakistan as much as possible at the most highest level possible. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. अच्छा राठौर, ये भी बताओ, यू स्टडिंग अभी अभी फाइनल अपनी थीसिस जो है अपनी पेश करनी है. अभी फिल्म पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं, जैसे अभी मौला जट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वन इन अ डेकेड टाइप ऑफ फिल्म है पाकिस्तान के अंदर जो प्रोड्यूस हो गई है. ठीक है, जैसे कुछ और फिल्म्स हैं वो चलती हैं दूसरे ममालिक में, अभी तक वो चल रही हैं. क्या मसला क्या है? स्टोरी टेलिंग में मसला है, प्रोडक्शन में है, आइडियाज़ नहीं है, मसला क्या पेश आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक? My personal opinion is it's a lack of organization and it's a lack of access. The people who can make films are very few here in Pakistan, unfortunately. There's a lot of talent. Alhamdulillah, I think we're one of the most talented places in the entire world, and I fully believe in our people. But access is not there. So what we're trying to work on specifically as well is bridging that gap, because Pakistan में talent बहुत है, सऊदी वगैरह में पैसे बहुत हैं, तो उनको बस हमने मिलाना है. Financials are important. The economics of films are very important. सीधी बात. I mean, अच्छा हम लफ्जों में that's it. लेकिन बात ये है कि ये बस सऊदीया ना पहुंचे ये क्लिप हमारा. नहीं, ये मेरी सऊदीया वाले सारे देख. Rich bro code. But ये जरूर एक बात है कि the हम economics खुद भी विलिंग हैं सऊदीया के साथ. अंत हबीबी है या हबीबी है, yes हबीबी, me too. अब मुझे इस पे काफी कमेंट्स. I'm not going to say that word. Please don't. But regardless, you know, the economics matter in a film. A film costs a lot. फिल्म में रिस्क होता है. Producers आते हैं, they really want to make sure it works. और यहाँ पे ये दुनिया में कहीं भी होगा. लेकिन बस पाकिस्तान में ये बात है because the financial risk is very high और return is something जो कि आपको नहीं पता होता. यहाँ पे predict करना वो मुश्किल है सिनेमास में कि कितना revenue returns आएंगे आपके. तो I think the economic factor and the business standpoint of producing and investing, वो platforms, वो access, वो understanding, वो education, and definitely the government's clarity on policies about producers के लिए funds किस तरह available हैं. अच्छा, वैसे में ना अगर बात की जाए ऑडियंस की कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, तो अभी तक जो मैंने एनालाइज किया है, हमारी स्क्रीन पे जब कुछ खुश शक्ल फेसेस के साथ साथ कंटेंट भी अच्छा हो ना, ज़रा मज़ाहिया सी मूवीज़ हो, क्योंकि आवाम डिप्रेस है. तो वो एक आर्ट मूवी, जब आप लोग जिसको आर्ट कह के बना रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो एक आर्ट पीस, ज़बरदस्त पीस होता है, लेकिन जब वो डिप्रेस आवाम के सामने आता है ना, वो मज़ीद डिप्रेशन में चले जाते हैं. उनको वो पीस समझ नहीं आता, उनको नामालूम अफराद समझ आती है. समझ रहे हैं आप, उनको उसमें मजा आता है. तो अगर आप एंटरटेन होना चाहते हैं, वो चाहते हैं 2-2.5 घंटे जो वो सिनेमा में आए हैं, वो खुश शक्ल चेहरे देखें, धड़ास धुड़ुस देखें, अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स भी हों, वो एक पैकेज देखना चाहते हैं. मैं एक व्यूअर, मैं एक ऑडियंस हूँ और मैं जानना चाहती हूँ, तो मैं क्यों जाके कोई ऐसी मूवी देखूँ जो डिप्रेशन से भरपूर हो. जो आर्ट मूवीज होती हैं वो यूजुअली एक स्टोरी डिफरेंट होती है, वो ऑडियंस डिफरेंट होती है. वो ऑडियंस आपकी पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में आप बना ले ना मालूम अफराद 10 तक चलेगी. सीरियसली. इसका जवाब मेरे पास है. अच्छा, देखें, जब हॉलीवुड इस तरह की फिल्में बनाते हुए इधर चलती हैं तो नो वन बैट्स एन आई, क्योंकि वो माइंडसेट उनका डिफरेंट है. लेकिन ऑडियंस है. ऑडियंस है. जोकर वाज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉलीवुड फिल्म्स इन पाकिस्तान जब आई थी. वो ऑडियंस कहाँ से आई? It's the presentation of the film. It's the standard.
इट्स द स्टैंडर्ड, इट्स द स्टोरी टेलिंग। दूसरी बात है डाइवर्सिटी, जॉनरा डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, देयर आर मेनी डायरेक्टर्स एंड मेनी फिल्म मेकर्स पाकिस्तान में, एंड देयर इज़ एन ऑडियंस जो कि इस तरह की फिल्में देखना पसंद करती है, एंड दैट्स टोटली फाइन, दैट इज़ देयर चॉइस, दैट इज़ डाइवर्सिटी। वो जॉनरा भी एग्जिस्ट उतना ही करता है, दैट इज़ अ वेरी lucrative money making genre that works very well in majority in Pakistan, but is that the only genre that should work? हमने भी तो जोकर देखा, अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान में आप ये देखें, जब शोएब मंसूर was the one who did Bol, who did खुदा के लिए, बोल का कंटेंट and खुदा के लिए personally for me was one of the best films I ever watched in my time. Like और बोल का जो कंटेंट था, जो स्टोरी थी, वो ऐसा लगता नहीं था कि लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इस किस्म के ज़रा टैबू टॉपिक्स होते हैं, नहीं डिस्कस किए जाते। But the way it was presented, the way it was told, the storytelling techniques, the style, I mean, I highly respect Shoaib Mansoor's work on that from a writing standpoint. और मैं समझता हूँ वही बात है, that is proof कि ये फिल्में पहले भी चली हैं, ये अब भी चल सकती हैं, as long as balanced approach of diversity हो, कि हम पाकिस्तानियों का ये लेबल ना लगे इंटरनेशनली और लोकली कि हम सिर्फ एक टाइप की जॉनर फिल्म्स में अच्छे हैं, हम सिर्फ अच्छी शक्लें दिखा सकते हैं, या हम एक अच्छा डांस रूटीन शूट कर सकते हैं। बस अब आप आ गए ना अच्छी मूवीज में, नहीं कि I think balance राठौर और मनहास राठौर आ गए। ऑलराइट जी, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एहसन एंड मिस्टर राठौर, इनको आपको नाम लेने में मजा बहुत आ रहा है, बात ही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बड़ा मजा आया, और बेस्ट लक अपनी जो इस प्रोजेक्ट में, और हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए हम हमेशा हाजिर हैं। हीरो हीरोइन भी लेना चाहे तो हम बस आपको अरबी सीखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हबीबी एक्सेंट वी हैव एक्सेंट, ये अब थोड़ा सा ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आज भी रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। कल हम हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।